हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा नया चैप्टर है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक। दिस इज चैप्टर नंबर 2 ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इसमें सबसे पहले आता है कि जो डिफरेंट पीपल होते हैं, है ना, हर एक अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पे बात करें तो कोई अपना गुड सेल कर रहा है, कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है ना। तो उसी तरह से कोई एग्रीकल्चर में है। तो डिफरेंट पीपल आर एंगेज्ड इन डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। अब ये एक्टिविटीज़ हमारे आसपास हर एक मिनट में होती रहती है ना। अब हम इसे कैसे समझते हैं इन एक्टिविटीज़ को? एक वे होता है, देखो कि जैसे कि अगर कोई भी चीज़ आपको ईज़िली करनी है तो आप क्या करते हो? उस चीज़ के बारे में प्लान करते हो। प्लान करने से चीज़ें क्या हो जाती हैं? ईज़ी हो जाती है, प्रोडक्टिव हो जाती है। उसी तरह से यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को समझने के लिए हमने क्या किया, इनको ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया और इस ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं, सेक्टर्स। ठीक है। तो एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटी इज हैपनिंग अराउंड अस इन every minute, ठीक है, every minute as we speak. To understand these activities, we have grouped them on the basis of their important criteria, right? So these are called the sectors. Okay, is that clear? कि इन्हें हम क्या कहते हैं, सेक्टर्स कहते हैं। ओके, ऑल राइट। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी, सबसे पहले तो ये समझो कि जो सेक्टर्स होते हैं उनको भी तीन तरह से बांट रखा है। पहला, कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी में है, दूसरा क्या वर्किंग कंडीशन है, और तीसरा क्या ओनरशिप है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं। इसमें बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम बेसिकली प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के बारे में पढ़ेंगे। फिर ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन दूसरे नंबर पे, जो कि हम इसमें पढ़ेंगे ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, जो कि थर्ड है। ठीक है, चलिए। अब उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को फिर फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड लास्ट इज टर्शरी। गेट दैट? ओके। अब यहाँ पर आता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, मैंने आपको पहले बताया तीन तरह की होती है। कौन कौन सी? सबसे पहला सबसे पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा टर्शरी। तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो ईच इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे हम क्या करते हैं, लुकअप करते हैं। सबसे पहले क्या है, प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होते हैं जो कि क्या करते हैं, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं टू इंडस्ट्री हो गया, या फिर कोई भी ऐसी यू नो कह सकते हैं फैक्ट्री। तो जिसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, है ना, जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है उसे हम क्या कहते हैं, वो प्राइमरी सेक्टर होता है। जैसे कि एग्रीकल्चर। तो ये सब आपके एग्जाम्पल है किसके, प्राइमरी सेक्टर के। ओके। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि बेसिकली रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, फ्रॉम दी नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है। ओके, फॉर एग्जांपल कल्टीवेशन ऑफ कॉटन है तो उसके लिए हमें कॉटन प्लांट चाहिए होगा, है ना। वी मेनली बट नॉट एंटायरली डिपेंड ऑन नेचुरल फैक्टर्स लाइक रेनफॉल। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, पहले तो देखो, अगर प्राइमरी सेक्टर की बात करूँ तो ये पहले से बहुत ज़्यादा क्या हुआ है, इवॉल्व हुआ है। अगर हम पहले देखें तो पहले क्या थी, प्रिमिटिव फार्मिंग, जिसको हम चैप्टर एग्रीकल्चर में और डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए प्रिमिटिव फार्मिंग यानी कि हम क्या यूज़ करते थे, प्रिमिटिव टूल्स, यानी कि जो पुराने टूल्स होते हैं जैसे कि प्लो हो, है ना। और उसके बाद आता है कमर्शियल फार्मिंग, या फिर आप कह लो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यानी कि ऐसी फार्मिंग जहाँ पर हम हाई टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। ठीक है, हाई टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। क्लियर? ओके। अब यहाँ पर क्या दे रखा है कि अब हम तो नेचुरल फैक्टर्स, पहले तो सब क्या करते थे, नेचुरल फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होते थे, जैसे कि रेनफॉल हो गया। लेकिन अब हमारे पास प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम है। अब देखो, जो प्रोडक्ट है कॉटन, कॉटन क्या है, एक नेचुरल प्रोडक्ट है। सिमिलरली अगर हम डेयरी की बात करें तो हम किस पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस के ऊपर, है ना। अ प्रोडक्ट हेयर इज मिल्क। हम जब डेयरी वर्क कर रहे हैं तो वहाँ से हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, मिल्क। मिल्क क्या है, नेचुरल प्रोडक्ट है। सिमिलरली मिनरल्स, ओर्स, ये सब भी क्या होते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट ही होते हैं। गेट दैट? ओके। जब हम इनको प्रोड्यूस करते हैं और क्या, व्हेन वी प्रोड्यूस द गुड, जब हम कोई गुड प्रोड्यूस करते हैं और नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं, या फिर आप कह सकते हो यूटिलाइज करते हैं, तब वो क्या कहलाता है, प्राइमरी
सेक्टर। तो कौन सी एक्टिविटी होती है, वो प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी होती है। ये प्राइमरी नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि देखो प्राइमरी वर्ड से आपको क्या समझ में आ रहा है, जैसे हम कहते हैं ना प्राइमरी क्लासेस, है ना। तो वर्ड रूट क्या है, प्राइमरी क्लासेस। प्राइमरी क्लासेस कहते हैं इन टर्म्स ऑफ स्कूल, और यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, प्राइमरी एक्टिविटी या फिर सेक्टर जो भी है। अब प्राइमरी सेक्टर क्यों कहा गया है, क्योंकि वर्ड प्राइमरी अगर आप देखो, प्राइमरी क्लासेस का मतलब क्या होता है, जो कि छोटे क्लासेस होती हैं। और अगर आपको खुद सोच के देखो, अगर आपको ए बी सी डी ना सिखाई जाए और आपको सीधा केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस पढ़ा दी जाए, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, करेक्ट। तो इसलिए प्राइमरी जो होता है वो क्या होता है, बेसिकली हम कहते हैं कि बेस होता है। उसी तरह से ये भी क्या होता है, प्राइमरी एक्टिविटी हर एक एक्टिविटी की, यानी कि हर एक सेक्टर की, जैसे कि सेकेंडरी सेक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे, तो उन सबका ये बेस होता है। इज दैट क्लियर? ओके। अब क्योंकि हम यहाँ से रॉ मटेरियल कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, एग्रीकल्चर से, तो इसलिए इसे एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर भी कहा जाता है। इसमें आपके एग्जाम्पल कौन से आ जाएंगे, डेयरी, फिशिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गई, ठीक है। ओके। अब क्या देखा है, नेक्स्ट क्या आता है, सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है कि ये जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हमने बनाए, जैसे कि कॉटन, उसको हम कुछ यूजफुल में चेंज करेंगे। देखो, एक फ्लो चार्ट से समझते हैं तो इजीली समझ में आता है, ठीक है। मैंने क्या लिया, एक कॉटन का प्लांट लिया, कॉटन प्लांट। कॉटन प्लांट से क्या मिला मेरे को, कॉटन मिला। तो ये कौन सी एक्टिविटी होगी, प्राइमरी एक्टिविटी, क्योंकि इसमें मैंने एग्रीकल्चर का यूज किया। अब क्या किया मैंने, इस कॉटन को जाके इंडस्ट्रियलिस्ट को सेल कर दिया, और इंडस्ट्रियलिस्ट ने क्या बनाया, कॉटन के लेट्स से कपड़े बनाए, क्लोथ्स बनाए, ठीक है। और इन क्लोथ्स को जाके किसी दूसरे शहर में इन्होंने ट्रांसपोर्ट कर दिया, है ना। तो इस तरह से मैंने आपको तीनों के बीच का रिलेशन दिखाया है। कॉटन प्लांट से कॉटन बना हमारे पास, ये प्राइमरी सेक्टर। अब कॉटन से हम क्लोथ बना रहे हैं, दिस इज सेकेंडरी सेक्टर। अब क्लोथ्स को हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज टर्शरी सेक्टर। क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्या दे रखा है, तो सेकेंडरी सेक्टर में बेसिकली क्या होता है, इट कवर्स द एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड इनटू अदर यूजेबल फॉर्म्स बाय द वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मतलब कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करके हम इसको कुछ यूजफुल में चेंज कर देते हैं। क्योंकि ये इंडस्ट्रियल वर्क से एक्टिविटी है, तो इसे हम सॉरी इंडस्ट्रियल वर्क से रिलेटेड है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। ठीक है, क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। इज दैट क्लियर? ओके। तो बेसिकली यहाँ पर बस टर्म्स डिस्कस किए मैंने। प्राइमरी सेक्टर डन है। अब सेकेंडरी सेक्टर, जहाँ पर हमने नेचुरल प्रोडक्ट से कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस बनाए। क्योंकि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो हम इसे क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है। अब ये जो है प्राइमरी सेक्टर के बाद का नेक्स्ट स्टेप होता है, पता ही है हमें, है ना। और जो द प्रोडक्ट दैट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय नेचर बट हैज टू बी मेड एंड देयरफॉर सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज एसेंशियल। जैसे कि वुड की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर ने क्या किया, लेट्स से ये सब प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट्स हैं, अनियन हो गया, कॉटन हो गया, है ना, मेज, ये सब क्या है, प्राइमरी सेक्टर ने प्रोड्यूस किया। अब सेकेंडरी सेक्टर ने उसका मेज का वीट का यूज करके रोटी बनाई, कॉटन का यूज करके क्लोथ बनाया, और वीट का यूज करके लेट्स से गेहूं बनाया, व्हाटएवर, ठीक है, वुड का यूज करके चेयर बनाया, है ना। तो ये सब क्या हो गया, सेकेंडरी सेक्टर। अब हम उसको एक ट्रक में ले जा रहे हैं सेल करने के लिए, है ना, या फिर कोई व्यापारी उसे बेच रहा है, तो ये सब क्या हो गया, आपका टर्शरी सेक्टर में आ जाएगा। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि प्राइमरी सेक्टर प्रोड्यूसेस नेचुरल गुड्स, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर इज गोइंग टू convert these goods, or they are going to produce the manufactured goods, and then secondary sector is going to develop other sector, that means उनका प्रचार करेंगे, advertisement। clear? okay, next from here is, so next from here is कि the product is not produced by, मतलब जो प्रोडक्ट नेचर प्रोड्यूस नहीं करता उसे ह्यूमन को प्रोड्यूस करना ही पड़ता है। लेट से चेयर हो गया, है ना, लेकिन उसका बेस कहाँ से आया है, प्राइमरी सेक्टर से ही आया है, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल कॉटन फाइबर है जो कि हमने प्लांट से लिया, उसका हम क्लोथ बना रहे हैं। सेम एग्जाम्पल यहाँ पर भी दे रखा है। क्लियर? ओके। अब शुगर केन का यूज़ करके हम क्या बना सकते हैं? शुगर बना सकते हैं, गुड़ बना सकते हैं, है ना? अब हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली वी कन्वर्ट अर्थ इनटू ब्रिक्स एंड ब्रिक्स में टू मेक हाउसेस। यानी कि इसका मतलब है कि हम जो है, जैसे कि एक घर है, अब घर किससे बना है? ब्रिक्स से, है ना? तो उस तरह से इसको समझा रखा है कि हर एक चीज़ के लिए एक नींव होती है, और उस वो नींव कौन सी होती है? प्राइमरी सेक्टर। तो यहाँ पर वही समझा रखा है कि अर्थ को हमने क्या किया? ब्रिक्स में चेंज कर दिया, और उस ब्रिक्स से हमने क्या बनाए? घर बनाए, बिल्डिंग्स बनाए। अब सिंस ये सेक्टर किससे एसोसिएटेड है? मैंने आपको पहले भी बोला इंडस्ट्रीज से, तो हम इसे किस नाम से जानेंगे? इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से। ठीक है? जब प्राइमरी, आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी देयर इज अ थर्ड कैटेगरी। प्राइमरी सेकेंडरी पढ़ा, अब थर्ड कैटेगरी कौन सी है? दैट इज टर्शरी सेक्टर। अब टर्शरी सेक्टर इज रिलेटेड विद यू नो द एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट वगैरह या फिर सेलिंग वगैरह। यहाँ पर क्या रखा है कि ये दोनों एक्टिविटीज से डिफरेंट है, क्योंकि दोनों में अगर हम देखें तो कुछ ना कुछ चीज़ें क्या हो रही है? प्रोड्यूस हो रही है। प्राइमरी की बात करूँ तो वो एक अपना बेस प्रोडक्ट तैयार कर रही है या फिर रॉ मटेरियल अपना तैयार कर रही है। सेकेंडरी की बात करें तो वो कुछ यूज़फुल बना रही है। लेकिन टर्शरी की बात करें तो ये दोनों से ही क्या है? अलग है। क्लियर? ओके। तो नेक्स्ट क्या दे रखा है कि दीज एक्टिविटीज आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दी अबव टू। अब ये जो एक्टिविटीज होती हैं वो डेवलपमेंट में हेल्प करती है। किसकी डेवलपमेंट में? प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की। ठीक है? ये एक्टिविटीज जो हैं खुद से क्या करती हैं? दे प्रोड्यूस गुड बाय themselves, but they are an aid or a support for the production processes। इसका मतलब कि ये एक्टिविटीज क्या करती है? कोई भी गुड प्रोड्यूस नहीं करती, है ना? वो उसको क्या करती है? बेसिकली सपोर्ट करती है प्रोडक्शन को। ठीक है? एग्जाम्पल दे रखा है कि गुड्स जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में प्रोड्यूस किए जाते हैं, उनको हमें ट्रक्स के या फिर ट्रेन की हेल्प से कहीं दूसरे जगह पर ट्रांसपोर्ट भी करना पड़ता है ना? ताकि अच्छे प्राइसेस मिल सके, है ना? तो एट टाइम्स इट मे बी नेसेसरी टू स्टोर दीज इन गोडाउन, और कुछ अगर हमने सरप्लस बना लिया है तो उसे हम क्या करते हैं? गोडाउन्स, टाउन, इन सब जगह पर क्या करते हैं? स्टोर कर देते हैं, है ना? है ना? तो हमें कुछ बातचीत भी करनी होती है, लेट्स से प्रोडक्ट के बारे में कुछ बात करनी है किसी कस्टमर से, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? फ़ोन कॉल चाहिए होती है ना? तो ये सब किसके अंदर आता है? ये सब आता है आपके टर्शरी सेक्टर, यानी कि जिसे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। ठीक है? नेम्स जो है ना, इनके दूसरे-दूसरे नेम्स बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है? अब यहाँ पर क्या दे रखा है कि ट्रांसपोर्ट हो गया, स्टोरेज हो गया, बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके टर्शरी एक्टिविटीज के। क्लियर? अब सिंस ये एक्टिविटीज जो होती है वो क्या जनरेट करती है? सर्विसेज रादर देन प्रोडक्शन, तो इसे हम किस नाम से जानेंगे? सर्विस सेक्टर। क्लियर? ओके। अब जो सर्विस सेक्टर है इसमें क्या होता है? एसेंशियल सर्विसेज होती हैं, कोई भी गुड का प्रोडक्शन नहीं होता। जैसे कि वी रिक्वायर टीचर्स, हमें टीचर्स चाहिए होते हैं, डॉक्टर्स चाहिए होते हैं, है ना? तो वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? पर्सनल केयर, या फिर हम कह सकते हैं कि दे प्रोवाइड अ पर्सनल सर्विसेज। ठीक है? वॉशरमैन हो गया, बार्बर हो गया, है ना? तो ये सब हमें पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है? ओके। अगर रिसेंट टाइम्स में देखा जाए तो कुछ न्यू सर्विसेज जो हैं, जो किस पे बेस्ड हैं? इंटरनेट पे, वो भी लॉन्च की गई है। जैसे कि एटीएम बूथ की बात करें, है ना? कॉल सेंटर्स कंपनीज की बात करें, तो ये सब अभी रिसेंटली आया है मॉडर्न इंडिया में, है ना? रिसेंटली यानी कि मॉडर्न इंडिया, पहले ये नहीं थे। क्लियर? सो दिस वाज योर सेकंड पेज। एक बार हम रिवाइज करते हैं कि हमने फर्स्ट और सेकंड पेज में क्या पढ़ा। फर्स्ट पेज पे हमने बस इतना पढ़ा कि बेसिकली इंट्रोडक्शन क्या है इसका, और डिफरेंट पीपल आर एंगेज्ड इन डिफरेंट एक्टिविटीज। दूसरे में हमने पढ़ा कि तीन तरह के सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है? प्रोडक्शन से, वो प्रोड्यूस करता है नेचुरल गुड्स को। और सेकेंडरी नेचुरल गुड्स से कुछ मैन्युफैक्चरिंग करता है। और टर्शरी जो है इन दोनों सेक्टर को डेवलप करता है, यानी कि सपोर्ट करता है। प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर बेस्ड सेक्टर भी कहते हैं, सेकेंडरी को मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं या फिर इंडस्ट्रियल भी कहते हैं, और टर्शरी को सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। अब क्या दे रखा हमने कि तीनों एक्टिविटीज के बारे में हमने समझा। अब यहाँ से मेन कंसेप्ट क्या होता है कि दोनों, तीनों के तीनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। इंटरडिपेंडेंट मतलब
एक यूनिट दूसरा अधूरा है। दैट मीन्स कि अगर हम प्राइमरी सेक्टर प्रोड्यूस करना बंद करवा दें, अगर प्राइमरी सेक्टर में लेट्स से कुछ प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स कि सेकेंडरी सेक्टर को रॉ मटेरियल नहीं मिल पाएगा। अब सेकेंडरी को रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो वो कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा तो फिर टर्शरी सेक्टर का भी लॉस होगा, फिर वो सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करेगा, है ना? तो इस तरह से तीनों के तीनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। लेट्स से प्राइमरी हो गया, लेकिन टर्शरी ने उसे मना कर दिया कि हम आपके गुड्स को क्या कर नहीं करेंगे, लेट्स सपोज कि ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे, तो इस बेसिस पे प्राइमरी टर्शरी के ऊपर डिपेंडेंट है ना? अब उसी तरह से लेट्स से कि सेकंड प्राइमरी ने कहा सेकेंडरी को कि वी आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू एनी रॉ मैन्युफैक्चरिंग, या फिर हम आपसे कुछ भी नहीं खरीदेंगे। तो उस तरीके से प्राइमरी सेकेंडरी के ऊपर डिपेंडेंट है और सेकेंडरी प्राइमरी के ऊपर डिपेंडेंट है। और सेकेंडरी का अगर कोई प्रचार नहीं कर पाएगा तो उसका तो घाटा ही हो जाएगा, है ना? तो इस तरह से हम देखते हैं कि सब के सब क्या है, इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे, इंटरडिपेंडेंट। क्लियर? ओके, लेट्स टेक एग्जांपल। क्या होगा अगर फार्मर्स ने क्या किया, शुगर केन सेल करने से मना कर दिया, तो गुड़ जैगरी ये सब प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे, है ना? तो मिल भी बंद हो जाएगा, मिल हैव टू शट डाउन। तो इसमें क्या हुआ कि सेकेंडरी किस पे डिपेंडेंट है, प्राइमरी पे। वहीं पर दूसरा एग्जांपल क्या दे रखा है कि इमेजिन क्या होगा अगर कॉटन कल्टीवेशन कंपनीज ने क्या डिसाइड किया कि इंडियन मार्केट या फिर कॉटन कहीं जो है फार्मर से नहीं खरीदेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो प्राइमरी सेक्टर जो है, यानी कि जो कॉटन प्रोड्यूस कर रहा था, प्राइमरी सेक्टर इज डिपेंडेंट ऑन इज डिपेंडेंट ऑन सेकेंडरी। इसी तरह से बाकी कॉलम्स को भी आप फिल कर सकते हो। करेक्ट? ओके, नेक्स्ट यहाँ से क्या आता है, कंपेयर द अबव टेबल टू शो हाउ सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो इससे क्वेश्चन भी आते हैं, तो यहाँ से एग्जांपल लिख देंगे डायरेक्टली कि लेट्स से अगर मिल वालों ने बोला कि हम कॉटन यहाँ से नहीं खरीदेंगे, फॉरेन से खरीदेंगे, है, तो यहाँ पर जो है प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी पे डिपेंडेंट है। उसी तरह से अगर प्राइमरी सेक्टर ने कॉटन देने से मना कर दिया तो मिल्स बंद हो जाएंगे, है ना? तो इस तरह से सब जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अब क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज यूजिंग एग्जांपल मेंशन। तो हम डिफरेंस बता सकते हैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी में कि बेसिकली प्राइमरी इज रिलेटेड टू प्रोड्यूसिंग, है ना, प्रोड्यूस करता है ये रॉ मटेरियल। सेकेंडरी क्या करता है, उनको मैन्युफैक्चर करता है, और टर्शरी उनको सपोर्ट करता है। अब इसको हमें क्लासिफाई करना है ना, एज सेकेंडरी प्राइमरी और टर्शरी। टेलर है, तो टेलर क्या कर रहा है, क्लोथ बना रहा है, दैट मीन्स कि इट इज एंगेज्ड इन सेकेंडरी एक्टिविटी, एज वेल एज वो सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं एट द सेम टाइम। वीविंग, बास्केट वीवर है, तो वीविंग में आ जाएगा, दैट मीन्स कि अगेन सेकेंडरी। फ्लावर कल्टीवेटर है, दैट मीन्स की प्राइमरी। मिल्क वेंडर उसी तरह से आ जाएगा आपका सेकेंडरी में। फिशरमैन है, तो फिशिंग जहाँ पर भी होती है, फिशिंग का किस में आ जाएगी, एग्रीकल्चर में, यानी कि आपका प्राइमरी में। ठीक है? तो इस तरह से बाकी एग्जांपल्स भी आप क्या कर सकते हो, क्लासिफाई कर सकते हो। डन? ओके, नेक्स्ट इज students in a school are often classified into primary, secondary or junior and senior. What criteria that is used? Do you think is this a useful classification? ये मैंने आपको पहले भी समझाया था क्लासेस का एग्जांपल लेके। मैंने प्राइमरी सेक्टर को किससे रिलेट किया था, प्राइमरी क्लासेस से, कि बेसिकली जो प्राइमरी क्लासेस होती हैं वो किस पे डिपेंडेंट है, प्राइमरी यू नो सेकेंडरी पे। तो इस तरह से जो है क्लासेस का एग्जांपल लेके भी आप इसको समझा सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स। अब हम तीनों सेक्टर्स को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, कि किस में क्या है। तो बेसिकली बहुत सारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जो हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में होती हैं, और लार्ज नंबर ऑफ गुड्स भी प्रोड्यूस होती हैं, सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं। ऑल्सो ये जो तीन सेक्टर्स होते हैं इनके पास बहुत सारे नंबर ऑफ पीपल भी होते हैं जो इसमें एंगेज होता है। ऐसा तो नहीं है कि एक बंदा प्राइमरी में एंगेज्ड है और वही सेकेंडरी में है, टर्शरी में है। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे पीपल जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ में एंगेज होते हैं। क्लियर?
ओके। अब क्या दे रखा है, तो नेक्स्ट स्टेप है कि किसमें कितना ज़्यादा गुड और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है और किसमें कितने नंबर ऑफ पीपल वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसी चीज़ को हम समझेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि how many people are working in each sector of the economy. There could be one or more sectors which are dominant in terms of total production employment, while other sectors are relatively small in size. अब देखते हैं कि किसमें कितना गुड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सबसे पहले ये चीज़ चेक करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास थाउजेंड ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं। अब एक इम्पॉसिबल टास्क क्या है कि नॉट ओनली वुड द टास्क बी इनॉर्मस, यू माइट वंडर कि हम इन सबको कैसे ऐड करेंगे। अभी हमने कहा ना कि वी नीड टू काउंट दी वेरियस, हाउ डू वी काउंट दी वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। अब इतने सारे गुड्स और सर्विसेज को अगर हम काउंट करने बैठ जाए तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस और कोई सेंस भी नहीं बनाता ये। ठीक है, चलिए। तो अब इसका नेक्स्ट क्या है कि बेसिकली हम क्या करेंगे टू गेट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं, वैल्यूज ऑफ गुड्स बताते हैं। ठीक है, क्या बताते हैं, वैल्यूज ऑफ गुड्स, वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रादर देन एडिंग द एक्चुअल नंबर्स। कितने ज़्यादा प्रोड्यूस हो, कितना गुड प्रोड्यूस हो रहा है, उससे अच्छा हम क्या ऐड अप कर रहे हैं कि, उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, जैसे कि 10,000 वीड्स हैं, उसको हमने 20 रुपीज़ पर केजी पे सेल कर दिया, तो द वैल्यू ऑफ वीट विल बी 2 लाख, है ना। उसी तरह से वो क्या हो जाएगा, 2 लाख ही तो हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब 50,000 कोकोनट्स है, 15 रुपए पे बेचे, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 75,000, है ना। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, हम रादर देन एडिंग दी टोटल एक्चुअल नंबर्स, वी जस्ट ऐड दी वैल्यूज, है ना। हम क्या करते हैं, वैल्यूज को ऐड अप कर देते हैं। इज दैट क्लियर, रादर देन एडिंग दी एक्चुअल नंबर्स। क्लियर? ओके, तो यहाँ पर वही दे रखा है कि सिमिलरली द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द थ्री सेक्टर्स आर कैलकुलेटेड एंड देन एडेड अप। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिया ना कि लेट्स से कि 10,000 वीट है, 10,000 वीट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, और इसको हमने एट रुपीज़ 20 पर केजी सेल किया, तो 10,000 वीट को कितने रुपीज़ पे सेल करेंगे, ऑब्वियसली विच इज़ 2 लाख। ठीक है, तो इसी तरह से जो है हम क्या करते हैं, उसकी वैल्यू देखते हैं, ना ही उसका एक्चुअल नंबर। ठीक है, अब बेसिकली एवरी गुड और सर्विसेज दैट इज प्रोड्यूस्ड, उसको हमें काउंट करना पड़ता है, राइट। तो इट मेक सेंस ऑल्सो, इससे सेंस भी बनता है। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की होती है, देखो जैसे कि मैंने क्या किया, कॉटन है, कॉटन जो है फार्मर ने सेल किया किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को, इंडस्ट्रियलिस्ट को उसने किस पे, लेट्स से कि 20 रुपीज़ पर केजी सेल किया। अब इंडस्ट्रियलिस्ट ने उसे क्या किया, उससे कपड़े बनाए। ठीक है, और उसने क्या किया, 40 रुपीज़ पर केजी उसने सेल किया, है ना। तो अब आप देखोगे इसमें इसमें ये 20 रुपीज़ भी इंक्लूडेड है। ठीक है, उसी तरह से क्या होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट ने क्लोथ बेचे, अब वो जाके क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा लेट्स से दूसरे शहर में, या फिर सर्विसेज होगी, सेल करने जाएंगे, तो उसे हमने कितने में बेचा, लेट्स से कि 30 रुपीज़ में बेचा, लेट्स से सॉरी, इसे हमने बेचा लेट्स से 60 रुपीज़ में। ठीक है, तो इस 60 रुपीज़ में उस कॉटन की भी वैल्यू है, और इस 60 रुपीज़ में उस मैन्युफैक्चरिंग की भी वैल्यू है। ठीक है, अभी यहाँ पर भी एक एग्जांपल दे रखे हैं, उसको समझते हैं। तो जो फाइनल गुड्स होता है उसमें अम, हम उसको ही क्यों इंक्लूड करते हैं वो भी बताएंगे। जैसे कि फार्मर है, उसने 20 रुपीज़ पर केजी वीट को सेल किया, अब मिल ने क्या बनाया, उससे उसको ग्राइंड किया और उससे बिस्किट बनाए, और एक कंपनी को 25 रुपए पर केजी के हिसाब से सेल किया। तो अब यहाँ पर उसने 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा लिए, यानी कि उसने ये चीज़ जो है मैन्युफैक्चरिंग क्रशिंग के लिए कह सकते हैं, है ना, मैन्युफैक्चरिंग के पैसे लिए। उसके बाद क्या होगा कि शुगर ऑयल ये सब जो है रिक्वायर्ड होंगे इन सब को बनाने के लिए, है ना। अब उसने क्या किया, दे सेल द बिस्किट इन मार्केट टू द कंज्यूमर रुपीज़ 80। अब 80 रुपए के उन्होंने बिस्किट सेल किए, 20 रुपीज़ पर पैकेट। ठीक है, ओके। अब बिस्किट्स जो कि फाइनल गुड्स हैं,
उसमें ऑलरेडी सारी वैल्यूज इंक्लूडेड होती हैं और वही एक्चुअल में कंज्यूमर के पास जाती है। ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास सीधा आटा आ जाता है और कहते हैं कि लो भाई खुद से बिस्कुट बना लो, ऐसा तो नहीं होता ना। हमें जाते हैं दुकान पे और हमें बिस्किट मिल जाता है, दैट डायरेक्टली रीचेस टू अस, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है कि फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को ही हम क्यों काउंट करते हैं। तो दिस इसको मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि देखो जो फाइनल गुड्स होती हैं उसमें ऑलरेडी जितनी भी इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं उन सबकी वैल्यूज जो है उसमें एडेड होती है, ठीक है। तो 80 रुपीज है, तो उसमें 25 रुपए किसके हैं, उस आर्ट फ्लोर मिल के जो उसने दिए और बाकी पैसे के उसने सेल किए। तो सिमिलरली द वैल्यू ऑफ ऑल अदर इंटरमीडिएट गुड्स वुड हैव बीन इंक्लूडेड टू काउंट द वैल्यू ऑफ द फ्लोर एंड व्हीट। हम कौन सा वैल्यू लेते हैं, हम लेते हैं फाइनल गुड की वैल्यू रादर देन सेपरेटली एडिंग देम, ठीक है। अब ये करेक्ट नहीं होगा, ऐसा इसलिए क्योंकि द वैल्यू ऑफ सेम थिंग्स बार बार हम ऐड करेंगे, है ना, बार बार हम उसी चीज को ऐड करेंगे, ओके। अगर हम सेपरेटली फाइंड आउट करें तो फर्स्ट एज वीट हो गया तो वीट के पैसे जोड़े, फिर फ्लोर के पैसे जोड़ोगे, फिर बिस्किट के। तो इससे अच्छा है कि सीधा बिस्किट के पैसे जोड़े, क्योंकि उसमें आटा भी है और जो भी है, ठीक है, फ्लोर भी है। तो व्हीट भी है, गेहूं भी है और फ्लोर भी है। नेक्स्ट क्या है, अब जो फाइनल गुड्स होती हैं उसके क्या बोला है कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर ऑफ दैट ईयर। हमें क्या बताती है कि टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है, इज दैट क्लियर। और इसका जो सम होता है, सम क्या होता है, जीडीपी। इनका जो सम होता है उसे हम क्या कहते हैं, जीडीपी। और इस प्रोडक्शन के सम को हम क्या कहते हैं बच्चों, जीडीपी, विच इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो इट इज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री, ऑब्वियस सी बात है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर कोई भी प्रोडक्ट जो है वो अपनी कंट्री के अंदर ही बनता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर। अब जीडीपी से हमें पता चलता है कि किसी कंट्री की कितनी बड़ी इकोनॉमी है, क्लियर। चलिए इंडिया की बात करें तो अब एक बहुत ही हजार्डस टास्क आता है ऑफ मेजरिंग जीडीपी। अब जीडीपी एक बहुत ही हजार्डस टास्क है, मतलब मेजर करना। इसे कौन हैंडल करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री इसे हैंडल करती है। अब ये मिनिस्ट्री किसकी हेल्प लेती है, बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की हेल्प की मदद से जो है क्या कर पाती है, अपना काम पूरा कर पाती है, क्लियर। विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं जो कि that is related to the volume of goods and services and their prices, then estimate the GDP। तब वो क्या करती हैं, जीडीपी को एस्टिमेट करती हैं, कैसे, सारी यूनियन टेरिटरी सारी स्टेट से वो क्या करती हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं कि कितना आपका गुड प्रोड्यूस हुआ है, कितनी वॉल्यूम प्रोड्यूस हुई है ना। और फिर इसी तरह से वो एक एस्टिमेटेड जीडीपी निकालते हैं, कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। और किसकी हेल्प से, अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। अब कुछ हिस्टोरिकल चेंजेस देखते हैं सेक्टर में। अब आपको भी पता है और ये सबको पता है ना, कि जो हिस्ट्री है हमारी इंडिया की वो बहुत ही खराब रही है, कहीं ना कहीं अच्छी भी रही है ना। तो हिस्ट्री जो है एक रिमार्केबल चीज हम कह सकते हैं, है ना, रिमार्केबल चीज हम इसे कह सकते हैं। अभी हम देख रहे हैं हिस्ट्री से प्रेजेंट में अगर आ जाओ तो इसके दौरान जो है बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। क्या पहले मोबाइल टेक्नोलॉजी थी, बिल्कुल नहीं थी। क्या अब है, बिल्कुल है ना। तो ये सारी चीज़ों में हम क्या देख सकते हैं कि हम कहीं ना कहीं एडवांसमेंट को देख सकते हैं, है ना, एडवांसमेंट हम देख सकते हैं इन सब चीज़ों में, क्लियर है। चलिए, तो मतलब कि अब जो पिछले कुछ ईयर्स में या फिर हम कह सकते हैं डिकार्ड्स में जो चेंजेस आए हैं उनको हम पढ़ते हैं। तो जनरली इट हैज़ बीन नोटेड फ्रॉम द हिस्ट्रीज ऑफ मैनी कि जो कंट्री अब डेवलप हुई है इनिशियल स्टेजेस पे, है ना, प्राइमरी सेक्टर जो है एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक सेक्टर थी। मतलब प्राइमरी सेक्टर हमने पहले भी पढ़ा कि एक बेस था, है ना, प्राइमरी सेक्टर हमने पहले भी पढ़ा कि एक बेस है कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। दैट मीन्स कि जो भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं उसका बेस क्या है, प्राइमरी सेक्टर। और सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री में बात करें ना तो सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर ही सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं चर्चा में थी। ज़्यादातर लोग, आपको पता है कि इसमें हिस्ट्री में भी आप पढ़ोगे कि ऑलमोस्ट ज़्यादातर पर्सन जो है
किस में इन्वॉल्व रहते थे? एग्रीकल्चरल वर्क में। किस में इन्वॉल्व रहते थे? एग्रीकल्चरल वर्क में, है ना। चलिए, तो एज अ मेथड्स ऑफ अब देखो, अब हमारे पास जो फार्मिंग मेथड्स है वो भी चेंज हो गए हैं। अब हम नई नई टेक्नोलॉजीज ला रहे हैं फार्मिंग में भी, है ना। जैसे कि इरिगेशन हो गया, मॉडर्न टूल्स यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स, वीरीसाइड्स, है ना। तो मैनी पीपल नाउ कुड टेक अप नाउ दी अदर एक्टिविटीज, मतलब कि फार्मिंग में इतनी सारी एक्टिविटीज अब आ गई हैं कि अब अलग अलग एक्टिविटीज अलग अलग पीपल कर पाते हैं फार्मिंग के अलावा भी, है ना। सो देयर वर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्राफ्ट पर्सन एंड ट्रेडर। अब ट्रेडर्स की भी जरूरत पड़ी, है ना। क्योंकि पहले क्या होता था कि जो फार्मर्स थे वो अपनी, देखो जो फार्मर्स होते थे ना, वो कोई फार्मर, मतलब ज्यादातर फार्मर्स क्या करते थे, सेल्फ कंजप्शन के लिए वुड प्रोड्यूस करते थे पहले, ठीक है, सेल्फ कंजप्शन के लिए। लेकिन अगर अब की बात करें तो अब हमारे पास मॉडर्न टूल्स है, जिस वजह से सरप्लस अमाउंट ऑफ हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। तो इस सरप्लस को वो क्या कर देते हैं, सरप्लस मतलब कि एक्स्ट्रा अमाउंट, ठीक है। और इस सरप्लस को वो क्या कर देते हैं, सेल इन दी मार्केट, वो मार्केट में सेल कर देते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर? ये चीज क्लियर हो गई क्या आपको? चलिए, अब अगर हम देखें तो बाइंग और सेलिंग एक्टिविटीज जो है कहीं ना कहीं इंक्रीज हुई है ना। बिसाइड इसके अब ज्यादातर ट्रांसपोर्टर्स की भी जरूरत हमें पड़ने लग गई है, एडमिनिस्ट्रेटर्स की भी, इवन आर्मी की, है ना। तो however at this stage most of the goods produced were natural product, है ना। ज्यादातर जो goods पहले प्रोड्यूस होते थे वो कैसे होते थे, नेचुरल प्रोडक्ट से बने होते थे, जो कि प्राइमरी सेक्टर से आते थे। और मोस्ट पीपल जो है इसी सेक्टर में एम्प्लॉयड रहते थे। इज दैट क्लियर? चलिए, अब लॉन्ग टाइम यानी कि 100 ईयर्स पहले की अगर हम बात करें, उस टाइम से लेके अब तक हमारे पास कितने नए मेथड्स आ गए हैं मैन्युफैक्चरिंग के, है ना। फैक्ट्री स्टार्ट हो गई है, इंडस्ट्रियलिज्म आ गया है, तो मतलब कि बहुत ज़्यादा हम क्या देख सकते हैं, एडवांसमेंट देख सकते हैं पहले से भी, ठीक है। एडवांसमेंट कहीं ना कहीं हुआ है, ठीक है। चलिए, अब दोस्त पीपल जो कि पहले खेती बाड़ी करते थे अब क्या करते हैं, फैक्ट्रीज में वर्क करते हैं, है ना। और अब हिस्ट्री के चैप्टर्स में भी हमने क्या पढ़ा था कि उनको ज्यादा लंबे समय तक कम वेजेस में जानबूझ के इंडस्ट्री में काम करवाया जाता था, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था, ठीक है। तो पीपल ने भी क्या किया, ज्यादा से ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करने स्टार्ट कर दिए, है ना। और वो कहाँ पर प्रोड्यूस होते थे, फैक्ट्रीज में, और फैक्ट्रीज पे चीप रेट में प्रोड्यूस होते थे, क्लियर। अब सेकेंडरी सेक्टर अगर हम देखें तो ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि यहीं पर तो हमारा मेन प्रोडक्ट बनता है। तो सेकेंडरी सेक्टर ग्रेजुअली बिकेम द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो अगर पहले क्या था, पहले पहले लोग प्राइमरी एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व थे, अब किस में इन्वॉल्व होने लग गए, सेकेंडरी सेक्टर में, है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, इंडस्ट्रियलिज्म आ गया, है ना, फैक्ट्रीज आ गई। तो लिख लो कि सेकेंडरी सेक्टर में किस वजह से, इंडस्ट्रियलिस्ट की वजह से, मतलब कि आप यहाँ पर वो भी एग्जांपल दे सकते हो कि उनको जानबूझ के फोर्स किया जाता था वर्क करने के लिए, है ना। तो ओवर अ टाइम हम देख सकते हैं कि एक शिफ्ट हुआ है ना। दिस मीन्स कि जो इम्पोर्टेंस है सेक्टर्स का वो क्या हो गया है, चेंज हो गया है, करेक्ट। पास्ट टाइम यानी कि 100 साल पहले की बात कहें तो सेकेंडरी से अब किस में आ गया, टर्शरी में। अगेन पहले क्या था, आई एम टेलिंग यू, ये इस तरह से चल रहा है कि जो प्राइमरी, पहले लोग किस में इवॉल्व थे, प्राइमरी सेक्टर में, प्राइमरी से किस में हो गए, सेकेंडरी सेक्टर में, और सेकेंडरी से किस में हो गए बच्चे, टर्शरी सेक्टर में, क्लियर। ओके, तो यहाँ पर भी उसी चीज को समझा रखा है। So the service sector has become the most important terms of all production, and most of the people working in this are employed in the service sector. This is the general pattern observed in developed countries. तो ज़्यादातर developed countries में ही ऐसा देखने को मिला है अभी तक तो, ठीक है। अब टोटल प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट की बात करें इस तीनों सेक्टर्स में तो कितना है ना। तो ओवर ईयर अगर हम देखें तो हर एक चीज में कहीं ना कहीं क्या आए हैं, चेंजेस आए हैं। इस पैटर्न में भी चेंजेस आए हैं, यानी कि एम्प्लॉयमेंट में भी क्या आए हैं, चेंजेस आए हैं। क्या आप गेस कर सकते हो कि एम्प्लॉयमेंट में क्या चेंजेस आए हैं? चलो इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब what does the history of developed countries indicate about the shift that has taken place between sector?
तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि मोस्ट अर्लियर, सबसे पहले जो पीपल थे वो किस में इवॉल्व थे, प्राइमरी सेक्टर में। प्राइमरी के बाद जो लोग हैं धीरे धीरे किस में इवॉल्व होने लगे, सेकेंडरी सेक्टर में, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म, है ना। तो इन सब की वजह से उसके बाद लोग जो हैं ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज में लग गए, यानी कि टर्शरी एक्टिविटीज में, सर्विस सेक्टर में, है ना। ओके, अब क्या लिखा हुआ है, करेक्ट एंड अरेंज द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स फॉर कैलकुलेटिंग जीडीपी फ्रॉम दिस जंबल। तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है, टू काउंट द गुड्स एंड सर्विसेज वी ऐड द नंबर दैट आर प्रोड्यूस्ड, वी ऐड द नंबर्स ऑफ गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। ओके, we count that all those that were produced in last 5 years, since we should not leave anything about what we have, what we add up all these goods and services। तो इसे आपने कमेंट सेक्शन में सही करके लिखना है। ये समझा दूँ तो ये जंबल में है, आपको इसे एक मतलब कि जीडीपी का क्या एस्पेक्ट होता है इम्पोर्टेंट, उस एस्पेक्ट में आपको लिखना है, ठीक है। ये लाइन हमने एनसीईआरटी में ऑलरेडी पढ़ी है, तो ये मत कहना कि आपने ऐसे ही दे दिया। चलिए, discuss with your teacher to calculate the total value of production or services by using the method of value added at each step। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई कि जैसे कि कॉटन है, तो कॉटन का लेट्स से कि वो जो फार्मर है वो सिर्फ 5 रुपये पर केजी सेल कर रहा है, ठीक है। अब उसने जो है 1 केजी किसको दे दिया, इंडस्ट्रियल को दे दिया, इंडस्ट्रीज को दे दिया, कपड़े बनाने के लिए, फिर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग वर्क करने के लिए। अब इंडस्ट्रीज ने क्या किया, कुछ मैन्युफैक्चरिंग वर्क करके इसे लेट्स से क्लोथ बनाया और 20 रुपीज़ में इसको किसे सेल कर दिया, ट्रांसपोर्टर को, ठीक है। ट्रांसपोर्टर लेट्स से कि जो ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। और उसने जो है कपड़े कितने रुपीज़ में बेचे, लेट्स से 40 रुपीज़ में बेचे। दैट मीन्स कि यहाँ पर आप देखो कि इस 20 रुपीज़ में ये 5 रुपीज़ भी हैं, ठीक है, और इस 40 रुपीज़ में ये 20 भी है और ये 5 भी है। इज दैट क्लियर। चलिए, नेक्स्ट है प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर इन इंडिया। यहाँ पर बेसिकली हम बात करेंगे कि किसमें ज़्यादा पीपल जो हैं, किसमें ज़्यादातर पीपल एम्प्लॉयड हैं, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो कौन से सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा है ना। चलिए, इसको पढ़ते हैं कि एम्प्लॉयमेंट कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा है। अभी हमने क्या देखा कि बेसिकली कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, क्या पैटर्न रहा है पिछले साल से अगर देखा जाए तो, है ना। तो इन सारी चीज़ों को अब हमने पढ़ा। अब हमारा टॉपिक है एम्प्लॉयमेंट कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा है। अगर इस ग्राफ को देखो आप, इस ग्राफ को समझिए, यहाँ पर दे रखा है रुपीज इन करोड़, यानी कि ये जीडीपी वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ पर 1973 से 1974 देखा जाए तो प्राइमरी सेक्टर का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ था, ठीक है, एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड टर्शरी। अगर यहाँ पर देखा जाए तो टर्शरी सेक्टर का ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो सब में इंक्रीज है, इंक्रीज सब में है। लेकिन अगर हम इनको आपस में ही कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा टर्शरी सेक्टर में जीडीपी प्रोड्यूस हुई है। इज दैट क्लियर। तो ग्राफ वन शोज कि जो प्रोडक्शन है गुड्स का वो किस में सबसे ज़्यादा रहा है, 1973 से 1974 तक में, और 2013 और 2014 तक में। तो हमने पहले भी इस डेटा को डिस्कस किया था, है ना। बिकॉज डेटा जो है यहाँ पर कंपैरेबल है, ऑथेंटिक है, ठीक है। अब यू कैन सी द टोटल प्रोडक्शन हैज ग्रोन ओवर 40 ईयर्स। अभी जो टोटल प्रोडक्शन है वो बड़ा है। इस ग्राफ से आपको केस बेस्ड में क्या पूछ सकता है कि विच वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन 1973 से 1974। इट वाज प्राइमरी सेक्टर कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन 2013 टू 2014। अब कौन सा है, दैट इज प्राइमरी सेक्टर। Can you say which sector has grown most over 40 years? Which is tertiary sector. What was the GDP of India in 2013 to 14? यहाँ से आप GDP वैल्यू देख के बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए, what does the comparison between this show? What can conclusions can we draw out? तो हम कह सकते हैं जो टोटल प्रोडक्शन है वो टर्शरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये इंक्रीज क्यों हुआ है ना, कैसे हुआ है उसको हम देखें।
तो ओवर 40 years तो हम कह सकते हैं कि जो प्रोडक्शन है वो टर्शरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है ना। तो एज अ रिजल्ट जो टर्शरी सेक्टर है वो क्या बन जाता है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर, यानी कि यहाँ से सबसे ज़्यादा गुड्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। इंडिया में बात करें तो इसने जो है प्राइमरी सेक्टर को रिप्लेस किया है, क्योंकि सबसे पहले जो है प्राइमरी सेक्टर से हमें प्रोडक्ट्स जो है मिलते थे, सर्विसेज होती थी, गुड्स की सर्विसेज होती थी। आई मीन टू से कि सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग था, लेकिन अब कौन सा है, दैट इज टर्शियरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है अब, कि बेसिकली अब ये जो टर्शरी सेक्टर है ये इंडिया में इम्पोर्टेंट क्यों बनता जा रहा है, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला, अगर हम आज की बात करें तो हॉस्पिटल्स का होना या फिर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का होना, पोस्ट का होना, है ना, टेलीग्राफ सर्विसेज का होना, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। मतलब एक मॉडर्न इंडिया में ये सारी चीज़ें ज़रूर से ज़रूर होनी चाहिए, और ये फैसिलिटीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इन सब ये जो सारी होती है ना, हॉस्पिटल्स वगैरह वगैरह, बैंक, तो ये सब हमें क्या प्रोवाइड करती है बच्चे, सर्विसेज। यानी कि ये किससे रिलेटेड है, थर्ड सेक्टर से ही रिलेटेड है ना। तो इसलिए ये क्या हुआ है, राइज हुआ है, बिकॉज दिस इज द बेसिक सर्विसेज। ओके, इन डेवलपिंग अ कंट्री दैट गवर्नमेंट हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोविजन ऑफ दीज सर्विसेज, और इन सर्विसेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है, दैट इज गवर्नमेंट। ठीक है, ये हो गया पहला रीजन। तो पहला रीजन क्या हुआ, हॉस्पिटल, एजुकेशनल, ये सब क्या है, बेसिकली हमारी लाइफ में अब क्या है, बेसिक सर्विसेज है। क्लियर। दूसरा क्या है कि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट तो हुआ है, इंडस्ट्री का भी डेवलपमेंट हुआ है, उसी वजह से तो टर्शरी का क्या हुआ है, एडवांसमेंट हुई है। तो हमने पहले भी पढ़ा है कि जो प्राइमरी सेक्टर है वो सेकेंडरी पे डिपेंडेंट है, जो सेकेंडरी है वो टर्शरी पे डिपेंडेंट है, जो टर्शरी है वो सेकेंडरी पे डिपेंडेंट है, जो टर्शरी है वो प्राइमरी पे डिपेंडेंट है, सेकेंडरी। तो इस तरह से सबके सब क्या है, इंटर डिपेंडेंट है ना। तो यहाँ पर भी उसी चीज़ को क्या किया गया है, समझाया गया है। इज दैट क्लियर। तो दूसरा क्या हुआ कि प्राइमरी इंक्रीज होगा तो सेकेंडरी भी इंक्रीज होगा, सेकेंडरी इंक्रीज होगा तो टर्शरी भी इंक्रीज होगा। क्लियर। जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रेड हो गया, इन सब में भी हम क्या देख सकते हैं, ग्रेटर चेंजेस देख सकते हैं, ग्रेटर डेवलपमेंट देख सकते हैं। ठीक है, और इन सर्विसेज की डिमांड भी सबसे ज़्यादा है। क्लियर। और तीसरा क्या है कि अब हम बात करें अगर प्राइमरी सेक्टर में और टर्शरी सेक्टर में, सॉरी प्राइमरी सेक्टर में, एक सेकंड, अगर मैं बात करूँ प्राइमरी सेक्टर की या फिर सेकेंडरी सेक्टर की, तो इन सब में बेसिकली प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में जो इनकम लेवल है दैट इज़ वेरी लेस एज कंपेयर टू, इनकम लेवल इज़ वेरी लेस एज कंपेयर टू टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर में जो इनकम लेवल है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, दिस इज क्लियर। सो दिस इज द थर्ड रीजन की डिमांड क्यों बढ़ रही है, सो दैट इज बिकॉज द income level is rising, certain section of people have started demanding for many services, जैसे कि eating out हो गया, people अब क्या प्रेफर करते हैं, टूरिज्म प्रेफर करते हैं, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल्स खुले हैं, प्राइवेट स्कूल्स खुले हैं। तो इन सब में द इनकम इज ऑल्सो वेरी मच, है ना। सो यू कैन सी द चेंज इज क्वाइट शार्पली इन सिटीज एंड बिग सिटीज। मतलब ये अगर हम देखें रूरल एरियाज में, तो रूरल एरियाज में इन ये सब चीज़ों का डेवलपमेंट जो है बहुत ही कम है एज कंपेयर टू बिग सिटीज। क्लियर। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज फोर्थ। फोर्थ इज कि पास्ट डिकार्ड्स, इतने सालों में अगर बात करें तो बहुत सारी नई एक्टिविटीज़ जो हैं, सर्विसेज जो हैं, वो क्या हुई हैं, डेवलप हुई हैं। ठीक है, जो कि किस पे बेस्ड है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। ठीक है, जिसके बारे में हम चैप्टर 4 में और डिटेल में पढ़ेंगे। चैप्टर है आपका ग्लोबलाइजेशन वाला। ठीक है, तो वहाँ पर जो प्रोडक्शन है, द प्रोडक्शन ऑफ दीज सर्विसेज हैज़ बीन इंक्रीजिंग रैपिडली। मतलब जो प्रोडक्शन है तीनों सेक्टर से वो बढ़ रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा किस में बढ़ रहा है बच्चों, टर्शरी में। ठीक है, हाउएवर यू मस्ट रिमेंबर कि नॉट ऑल द सर्विसेज ग्रोइंग इक्वली वेल, सब के सब एक जैसे नहीं बढ़ रहे हैं। सर्विस सेक्टर की बात करें तो वो क्या करता है, बहुत सारे पीपल को एम्प्लॉय करता है। एट द सेम टाइम
लिमिटेड पीपल जो होते हैं वो सर्विसेज में एम्प्लॉय हो पाते हैं। और कौन से वर्कर्स होने चाहिए, वो स्किल्ड होने चाहिए। और क्या होने चाहिए, हाईली स्किल्ड और एजुकेटेड भी होने चाहिए। On the other hand, there are very large number of workers which are engaged in services, जैसे कि स्मॉल शॉपकीपर्स हो गया। तो ये सब भी क्या है, सर्विसेज में ही आता है आपका, जैसे कि शॉपकीपर्स, रिपेयर पर्सन। तो इन सब जो है, इन्होंने अपना स्मॉल बिजनेस तैयार किया। ठीक है, स्मॉल बिजनेस हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर, ओके। Next is they earn a living, yet they perform these services because no alternate opportunities for work are available to them. Why do they perform these kind of activities? Because they cannot go for the um, work in the प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर, क्योंकि वहाँ पर हमें चाहिए होते हैं स्किल्ड लेबर। लेकिन टर्शरी में बात करें तो वहाँ पर ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत नहीं होनी, ज़्यादा स्किल की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, ओके। तो हेंस जो स्मॉल पार्ट ऑफ जो ये सेक्टर होता है वो क्या होता है, इम्पोर्टेंस दे सकता है ना, जिसके बारे में हम अगले सेक्शन में पढ़ेंगे। अब सबसे ज़्यादा पीपल कहाँ पर एम्प्लॉयड हैं? ऑब्वियसली अभी हम वही तो पढ़ते आ रहे हैं कि दे आर एम्प्लॉयड इन टर्शरी सेक्टर। वहाँ पर उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, है ना। तो ग्राफ 2 अगर हम देखें यहाँ से, तो यहाँ से ग्राफ 2 अगर आप देखोगे तो आपको क्या पता चलता है बेसिकली कि यहाँ पर देखो, टर्शरी सेक्टर जो है, शेयर ऑफ सेक्टर्स दे रखा है, इनका परसेंटेज दे रखा है। पहले 18% था, है ना, किसका, टर्शरी का। 11 था सेकेंडरी का, 71 था प्राइमरी का। लेकिन अब प्राइमरी में क्या आया है, डिक्लाइन आया है। सेकेंडरी में क्या आया है, इंक्रीज आया है। और टर्शरी में भी इंक्रीज आया है। लेकिन अगर हम देखें प्राइमरी में, तो उसमें क्या आया है, डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं क्या हुआ है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर का यहाँ पर लॉस हुआ है। तो हम यहाँ पर शेयर परसेंटेज ऑफ जीडीपी देख सकते हैं। अब ये जो है, हम नाउ यू कैन शेयर द डायरेक्टली, यू कैन शेयर डायरेक्टली you can directly see the changing importance of these sectors over 40 years। इन सब का अपना अपना क्या होता है, इम्पोर्टेंस होता है। क्लियर, why did not a similar shift out take place in primary sector? अभी हमने देखा कि सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर में राइज आया है, लेकिन प्राइमरी सेक्टर में डिक्लाइन आया है। तो ऐसा क्यों हुआ कि प्राइमरी सेक्टर में डिक्लाइन आया, वहीं टर्शरी और सेकेंडरी में राइज आया? तो बेसिकली ये इसलिए नहीं था क्योंकि it is because not enough jobs were created in the secondary and tertiary sector। ठीक है, तो जो जॉब्स हैं वो ज़्यादा क्रिएट नहीं हो पाए थे, है ना। इवन दो इंडस्ट्रियल आउटपुट या फिर प्रोडक्शन की बात करें, तो उनका प्रोडक्शन आउटपुट ये सब ज़्यादा है ना, वेंट अप मोर 9 times ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो लेकिन फिर भी जो एम्प्लॉयमेंट है इंडस्ट्री में, दे वेंट अप अराउंड 3 times। मतलब कि कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो छोटा सा यहाँ पर हम कह सकते हैं इंक्रीज आया है, लेकिन प्रोडक्शन की बात करें तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज आया है ना। अब सेकेंडरी सेक्टर के लिए भी यही है, ठीक है, जो हमने सेकेंडरी सॉरी टर्शरी के बारे में भी यही है जो हमने सेकेंडरी में डिस्कस किया। वाइल प्रोडक्शन जो है सर्विस सेक्टर में 14 times बढ़ा, है ना। लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वो कहीं ना कहीं 5 times ही रह पाया। ठीक है, चलिए, एज अ रिजल्ट ज़्यादातर पीपल क्या रह गए, प्राइमरी सेक्टर में वर्क करने लग गए। एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग ओनली अबाउट 1/6 ऑफ जीडीपी, जो कि सिर्फ और सिर्फ 1/6 ऑफ जीडीपी ही प्रोड्यूस कर पाए। ठीक है, इन कंट्रास्ट टू दिस, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर जो होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, रेस्ट ऑफ दे प्रोड्यूस द रेस्ट ऑफ द प्रोड्यूस, whereas they employ less about half of the people। वो हाफ ऑफ द पीपल को एम्प्लॉय करते हैं, लेस पीपल को एम्प्लॉय करते हैं। का इसका ये मतलब निकलता है कि जो एग्रीकल्चर में वर्कर्स होते हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए नहीं होता बच्चे, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आपने क्लास 9 की इकोनॉमिक्स पढ़ी हो तो उसमें एक टर्म हमने पढ़ी थी, एक
टर्म हमने पढ़ी थी, let us recall that term, and the term was, tell me, and the term was related to, मतलब जो टर्म है वो इसका ही कॉन्सिक्वेंस है। क्या है टर्म? टर्म क्या है बच्चों? एम्प्लॉयमेंट चैप्टर में था, या आई बिलीव ये पीपल एज रिसोर्स में, या फिर तो इसमें आपका आता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है कि जो पीपल होते हैं ऐसा लगते हैं कि वो एम्प्लॉयड है, लेकिन वो एम्प्लॉयड नहीं होते, क्योंकि उनके होने ना होने से जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन का लेवल क्या रहता है, सेम रहता है ना। जैसे कि ये पीस ऑफ लैंड है, इस पे रिक्वायर्ड वर्कर्स कितने हैं, 2 वर्कर्स रिक्वायर्ड है लेट्स से, ठीक है, लेकिन वर्क कितने कर रहे हैं, 4। तो यहाँ पर 2 वर्कर्स क्या है, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट को फेस कर रहे हैं, क्योंकि उनका होना ना होना एक बराबर है। उनको अगर हम निकाल भी दें, इन 2 पर्सन्स को हम निकाल भी दें, तो हमारा प्रोडक्शन उतने का उतना ही रहेगा, है ना। चलिए, तो अब इसको जब हमने 9th में पढ़ा था, इसको हमने क्या नाम दिया था, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन अब हम किस नाम से इसे जान जान रहे हैं, अंडर एम्प्लॉयड, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि एग्रीकल्चर जो है ज़्यादा सो बाय व्हाट इट मीन्स इज दैट कि ज़्यादा पीपल जो है एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड तो हैं, लेकिन उतने एम्प्लॉयड है जितने नेसेसरी नहीं है, मतलब कि मोर देन नेसेसरी पीपल जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर? ओके। सो इवन इफ यू मूव टू फ्यू पीपल आउट, अगर उसमें से आप कुछ पीपल को हटा भी दोगे तो प्रोडक्शन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अदर वर्ड्स में कहा जाए तो वर्कर्स जो कि एग्रीकल्चरल सेक्टर्स में होते हैं उन्हें हम कहते हैं अंडर एम्प्लॉयड। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं लक्ष्मी का। लक्ष्मी एक स्मॉल फार्मर है जो कि क्या कर रही है, 2 हेक्टेयर लैंड को ओन कर रही है या फिर उस पर प्रोड्यूस कर रही है, जो कि अनइरिगेटेड है, और किस पे डिपेंडेंट है, सिर्फ और सिर्फ रेन पे डिपेंडेंट है और ग्रोइंग क्रॉप्स पे डिपेंडेंट है, जैसे कि ज्वार, अरहर। अब उसकी फैमिली में 5 मेंबर्स हैं। अब पांचों के पांचों उस प्लॉट पे वर्क कर रहे हैं, लेकिन नीड कितने की है, एक की है। सो दे हैव नोवेयर एल्स टू गो फॉर वर्क। अब डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होता है, क्योंकि वी हैव रेड अ कोटेशन, एक हमने कोटेशन इफ यू नो हमने पढ़ी है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। और काफ़ी पीपल इस चीज़ को बिलीव भी करते हैं, है ना। क्या आप बिलीव करते हो समथिंग इज बेटर देन नथिंग? तो जो अनएम्प्लॉयड पीपल होते हैं वो सोचते हैं कि कुछ ना करने से अच्छा है कि कुछ कर ही लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट करते हैं, यानी कि जो जहाँ पे उनकी नीड नहीं है वहाँ पर वो क्या करते हैं, वर्क करते हैं। मतलब कि उनको हटा भी देना अगर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। चलिए, अब क्या है, यू विल सी कि सब क्या कर रहे हैं, एवरी वन इज वर्किंग, नन रिमेन्स आइडल, बट एक्चुअल फैक्ट क्या है, देयर लेबर एफर्ट गेट्स डिवाइडेड। तो जो लेबर एफर्ट है वो डिवाइड हो जाता है, ईच वन इज डूइंग सेम वर्क। सब के सब क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ वर्क कर रहे हैं, लेकिन कोई भी फुली एम्प्लॉयड तो नहीं कह सकते हम उसे, है ना, क्योंकि अगर उनमें से हम कुछ पर्सन को हटा भी दें तो क्या होगा, द प्रोडक्शन रिमेन्स दी सेम, ठीक है। अब ये सिचुएशन जो है अंडर एम्प्लॉयमेंट का है, यानी कि इस सिचुएशन को हम अंडर एम्प्लॉयमेंट कहेंगे, और जो इस चीज़ को फेस करेगा उसे हम क्या कहेंगे, अंडर एम्प्लॉयड, जहाँ पर पीपल जो हैं वर्क करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, एक्चुअली में वर्क नहीं कर पा रहे होते हैं। अब इस काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है, ये काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है इज हिडन इन कॉन्ट्रास्ट टू समवन हु डज नॉट हैव जॉब एंड क्लियरली विजिबल एज अनएम्प्लॉयड। पहले भी बताई थी ना, वही चीज़ है कि जो पीपल अनएम्प्लॉयड होते हैं ना वही ये काम करते हैं। हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि हमने 9th क्लास में ये टर्म पढ़ी थी, ठीक है। चलो, नाउ सपोज अ लैंडलॉर्ड, एक लैंडलॉर्ड है जो कि है सुखराम, है ना। वो एक या फिर 2 मेंबर्स को हायर कर लेता है लक्ष्मी की फैमिली में से। तो लक्ष्मी की फैमिली जो है अब ज़्यादा इनकम जनरेट कर पाएगी, क्योंकि जो लक्ष्मी का लैंड है
उस पे नीड तो उतने की है लेकिन वर्क कितने कर रहे थे 5। लेट्स सपोज कि उसमें से 2 वर्कर जो है एक बड़ा सा लैंड ओनर ले गया, 2 वर्कर्स यहाँ से लैंड ओनर ले गया, बच्चे कितने 3। पहले भी बताया कि इन 3 और ये 5 जो काम कर रहे हैं वो क्या है, बराबर है। ये 3 भी अगर इतना ही काम करे तो भी उतना ही फर्क पड़ेगा, 5 भी वही वर्क करे तो प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर ये 2 वर्कर को यहाँ से उठा भी लें तो उनकी फैमिली ज़्यादा अर्न भी कर पाती है ऐसे में, ठीक है। चलिए, so since you do not need 5 people to look after that small plot, 2 people moving out does not affect the production। वही बात कह रहे हैं कि अगर आप 2 पीपल को हटा भी दोगे तो प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में हमने क्या पढ़ा कि 2 पीपल जो है वो क्या है, काम कर रहे हैं, लेकिन कैसा, डिस्गाइज्ड काम, दैट मीन्स कि उनका होना ना होना एक बराबर है। वंस अगेन जो अर्निंग है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी अगर अगर वो क्या करें, वहां से ज्यादा प्रोड्यूस कर पाए, या फिर अगर वो किसी बड़े से लैंड ओनर के लैंड पे काम करें, है ना। चलिए, सो देर आर लैक्स ऑफ फार्मर्स लाइक लक्ष्मी इन इंडिया। लक्ष्मी की तरह ना यहाँ पर और भी फार्मर्स है जो कि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट को फेस करते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है कि अगर हम पीपल को रिमूव कर दें तो प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगेन एंड अगेन उसी चीज को कह रहे हैं। द इनकम जो है who take up the other work would increase the total family इनकम, ठीक है। अगर उनमें से कोई पीपल दूसरे वर्क में लग जाए तो इससे टोटल फैमिली इनकम जो है वो भी बढ़ सकती है। अब जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है वो किसी भी सेक्टर में हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एग्रीकल्चर में हो रहा है, किसी भी सेक्टर में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, थाउजेंड्स ऑफ कैजुअल वर्कर हैं एक सर्विस सेक्टर में, ठीक है, जो कि डेली एम्प्लॉयमेंट के बाद एम्प्लॉयमेंट खोज रहे हैं, ठीक है, डेली वेजेस पे वर्क करते हैं, जैसे कि पेंटर्स की बात करें या फिर रिपेयर पर्सन की बात करें। तो वो ये क्या कर रहे हैं, ऑड जॉब्स कर रहे हैं, ठीक है। मैनी ऑफ देम जो है डोंट फाइंड द वर्क एवरी डे। सिमिलरली अगर कुछ पीपल को देखा जाए सर्विस सेक्टर में तो वो क्या करते हैं, ठेला लगा लेते हैं या फिर सेल समथिंग दैट मे स्पेंड द होल डे बट अर्न वेरी लिटिल। उनसे वो जो है पूरा दिन वर्क करते हैं लेकिन उससे इनकम क्या होती है, बहुत ही कम जनरेट हो पाती है ना। So they are doing this work because they do not have better opportunities। क्योंकि उनके पास बेटर अपॉर्चुनिटीज नहीं हो पाती है बच्चे, इसलिए वो ये सब जॉब करते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, अब ये टेबल को आप फिल कर सकते हो ना, बस ग्राफ देखना है आपको और कर सकते हो, या फिर आप इसे इग्नोर इफ डाटा आर नॉट अवेलेबल फॉर द सेम ईयर। जैसे कि इस ईयर और इस ईयर के लिए हमारे पास डेटा, एक सेकेंड एक सेकेंड, इस ईयर के लिए हमारे पास डेटा बुक में नहीं प्रोवाइडेड है, तो आप इसे लीव करो, लेकिन 73, 74 और 13 और 14 का डेटा आपने फिल करना है। क्लियर? चलिए, अब क्या चेंजेस आप ऑब्जर्व करते हो प्राइमरी सेक्टर में इतने 40 ईयर्स में, है ना। तो वी कैन सी एन नंबर ऑफ चेंजेस इन द प्राइमरी सेक्टर। प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हुआ है बट लेस देन दैट ऑफ टर्शरी सेक्टर। You need to choose the correct answer. Underemployment occurs when people do not want to work, or they are lazy, or working less than what they are capable of doing, or they are not paid for their work. So, what would be the correct answer? Let me know it in the comment. Next is compare and contrast changes in India with a pattern that was observed for the developed countries. What kind of changes happen between the sectors were desired but did not happen in India? Why should be worried about underemployment? Because it is not increasing any kind of production. However, n number of people are engaged in the work, but it is not increasing the total production. So next is how to create more employment. So in above discussion से हम क्या कह सकते हैं कि जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है वो हम एग्रीकल्चर में देख सकते हैं, करेक्ट। मतलब एग्रीकल्चर में ही नहीं, और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पर हम अंडर एम्प्लॉयमेंट फेस करते हैं, ठीक है। सो देर आर ऑल्सो पीपल, ऐसे भी पीपल होते हैं जो कि एम्प्लॉयड हो, दे आर नॉट एम्प्लॉयड एट ऑल। यहाँ पर अगर हम देखें कुछ तो एम्प्लॉयमेंट है ना, अंडर एम्प्लॉयमेंट ही है,
लेकिन कुछ तो एम्प्लॉयमेंट हम देख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी पीपल होते हैं जो कि बिल्कुल ही एम्प्लॉयड नहीं होते। इन व्हाट वेज कैन दे इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल? लक्ष्मी की बात करें तो 2 हेक्टेयर प्लॉट ऑफ लैंड है जो कि क्या है, अनइरिगेटेड है, रेनफॉल पे डिपेंडेंट है। तो अगर गवर्नमेंट उस पर थोड़ा सा स्पेंड करे मनी को, सो दे कैन प्रोवाइड द बैंक, if they provide loan to construct a well for her family to irrigate the land, then she will be able to irrigate her land and take a second crop wheat during the rabi season. तो इस तरह से जो है लक्ष्मी अपने फील्ड को और अच्छे से इरिगेट कर पाएगी, ज़्यादा प्रोडक्शन भी कर पाएगी अगर बैंक्स उसे लोन प्रोवाइड करें। तो पहला क्या होगा, इफ गवर्नमेंट कैन स्पेंड, अगर गवर्नमेंट स्पेंड करेगी और बैंक क्या करें, लोन प्रोवाइड करें। ठीक है। नेक्स्ट इज लेट अस सपोज कि 1 हेक्टेयर ऑफ वीट जो है वो प्रोवाइड करता है फॉर एम्प्लॉयमेंट फॉर 50 डेज, लाइक सोइंग, वाटरिंग, फर्टिलाइजर, इन सबको मिला के चले तो, है ना। सो मोर मेंबर्स ऑफ हर फैमिली कैन बी नाउ एम्प्लॉयड इन हर ओन फील्ड। तो कुछ पर्सन इरिगेशन कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से ज़्यादा पीपल जो है एम्प्लॉयड भी रह पाएंगे। नाउ सपोज एक न्यू डैम जो है कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है और कैनल्स को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है ताकि इरिगेशन हो पाए ऐसे फार्म्स में। तो इस तरह से एम्प्लॉयमेंट भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो दूसरा क्या हो गया, बिल्डिंग डैम्स एंड कैनाल्स। ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है कि दिस कुड लीड टू लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन विद इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर इटसेल्फ, रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट। इससे अंडर एम्प्लॉयमेंट की प्रोडक्शन भी क्या हो, सॉरी, इससे अंडर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी क्या होगी, कम हो जाएगी। अब लेट्स सपोज कि लक्ष्मी और जो कुछ फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस मच मोर देन बिफोर। वो पहले से भी ज़्यादा अगर प्रोड्यूस कर पाते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, उसे सेल भी कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया ना कि क्या होता है कि अगर आपके पास सरप्लस है, लेट्स से कि कोई फार्मर है, ठीक है, क्या है कि कोई फार्मर है हमारे पास, है ना, वो फार्मर है। मैंने पहले ही बताया था कि ये जो फार्मर होते हैं, कुछ फार्मर पहले क्या करते थे, सेल्फ कंजप्शन के लिए ही फार्मिंग करते थे। लेकिन क्योंकि अब मॉडर्न इरिगेशन आ गया है ना, डैम्स, कैनाल्स, रिवर्स, ये सब हैं, तो अब हम क्या कर पाते हैं, सरप्लस अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन कर पाते हैं। तो जिससे वो सरप्लस को क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं। सरप्लस इज सोल्ड। ठीक है। तो इससे उनका प्रॉफिट होता है। ठीक है। सरप्लस विल बी सोल्ड, और इनसे क्या होता है, उसका प्रॉफिट होता है। क्लियर। और यहाँ पर जो, हाँ, जो सरप्लस है वो उसको क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया। ठीक है। और जो सरप्लस नहीं है, यानी कि थोड़ा सा उन्होंने सेल्फ कंजप्शन के लिए भी रख लिया। क्लियर हो गया। ओके। तो ओवर हेयर क्या दे रखा है कि अगर ज़्यादा अमाउंट, क्या कर, ज़्यादा प्रोडक्शन अगर वो हो पाती तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी पर्सन चाहिए। दैट मीन्स कि अगेन यहाँ से क्या हो पाता कि कोई लोग ट्रांसपोर्टेशन में भी लग जाते हैं, है ना, स्टोरेज में भी लग जाते हैं। तो इस तरह से उसके ही फार्म से बहुत ज़्यादा बेटर आउटकम हो सकती थी पहले से भी, है ना। मिनी ट्रक्स चाहिए होती ताकि तो बेसिकली स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स, मनी इन ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी, तब और अच्छे से क्या हो पाएगी, प्रोडक्शन हो पाएगी। इज दैट क्लियर? ओके। जैसे कि लक्ष्मी जैसे फार्मर्स हैं उनकी क्या हो पाएगी, हेल्प हो पाएगी। अब इस एक्टिविटी, ये जो एक्टिविटी है, दे प्रोवाइड दी प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट नॉट जस्ट टू फार्मर्स, फार्मर्स को ही नहीं, बहुत सारे अदर सर्विसेज हो गए जैसे कि ट्रांसपोर्ट और ट्रेड, है ना। चलिए। अब लक्ष्मीज नीड जो है वो इज नॉट कन्फाइंड टू वाटर अलोन। टू कल्टीवेट लैंड उसके पास सीड्स होने चाहिए, फर्टिलाइजर्स होने चाहिए, है ना, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट होनी चाहिए। लेकिन वो क्या है, पुअर फार्मर है, तो इन सब चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाएगी, है ना। तो गवर्नमेंट को भी क्या करना चाहिए, कुछ मनी जो है प्रोवाइड करना चाहिए, और मनी लेंडर्स को भी कुछ पैसे देने चाहिए,
लेकिन वो क्या करती है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है। लोकल बैंक की बात करें तो गिव्स हर क्रेडिट एट अ रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो शी विल बी एबल टू बाय ऑल दिस इन टाइम एंड कल्टीवेट हर लैंड। ठीक है, लेकिन इस लोन के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं एज वेल एज नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं, जिसको हम चैप्टर मनी एंड क्रेडिट में और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो दिस मीन्स अलॉन्ग विद वाटर, सिर्फ इरिगेशन से ही काम नहीं चलेगा। अलॉन्ग विद दैट हमारे पास सीड्स होने चाहिए, प्रॉपर एग्रीकल्चरल क्रेडिट होने चाहिए, है ना, ताकि फार्मिंग क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके। क्लियर? ओके, सो वी विल लुक एट सम ऑफ दीज नीड्स इन मनी एंड क्रेडिट। ठीक है, चैप्टर है ये। अब अनदर वे जिससे हम क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं, वो क्या है कि प्रमोट एंड लोकेट द इंडस्ट्रीज एंड सपोर्ट इन सेमी रूरल एरियाज। क्या बोला है कि इस प्रॉब्लम को हम क्या करें, टैकल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई करें, है ना, प्रमोट करें लोकल इंडस्ट्री, लोकेट इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज इन सेमी रूरल areas where a large number of people may be employed. सपोज मैनी फार्मर्स जो हैं उन्होंने डिसाइड किया कि अरहर या फिर पल्सेस क्रॉप जो है वो ग्रो करेंगे, तो एक दाल मिल जो है, एक क्या हो जाए, दाल मिल अगर सेटअप हो जाए, तो उससे क्या होगा, टू procure and process these, will sell this in cities is one such example, है ना। तो बेसिकली यहाँ पर दे रखा है कि अगर हम कुछ इंडस्ट्रीज को, कुछ लोकल इंडस्ट्रीज को और सर्विसेज को सेमी रूरल एरियाज में ओपन कर लें, तो वहाँ के पीपल को हेल्प मिल जाएगी। जैसे कि बहुत सारे फार्मर्स हैं, वहाँ पर लेट्स से कि पल्सेस ग्रो कर रहे हैं, तो वहीं पर अगर गवर्नमेंट एक या फिर खुद से भी अगर एक दाल मिल खुल जाए, है ना, तो उससे क्या होगा, पीपल वहाँ पर एम्प्लॉय हो पाएंगे, और उसी तरह से उसको सेल करने के लिए भी पीपल एम्प्लॉय हो पाएंगे। जो पल्सेस है उनको ट्रांसपोर्ट भी तो करना पड़ेगा, उसमें भी पीपल एम्प्लॉय हो जाएंगे, है ना। अगर हम एक कोल्ड स्टोरेज खोलें, तो उससे क्या होगा, फार्मर्स अपना प्रोडक्ट स्टोर कर पाएंगे, जैसे कि पोटैटो अनियन हो गया, है ना, और कब बेच सकती हैं, जब उसके प्राइस अच्छे हो। ठीक है, और जब उसके प्राइस हाई हो या फिर बहुत लो हो, तब उसे वो क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, अब विलेजेस जो कि फॉरेस्ट एरिया के पास में होते हैं, वी कैन स्टार्ट हनी कलेक्शन सेंटर्स। वहाँ पर हम हनी कलेक्शन सेंटर्स खोल सकते हैं, जहाँ पर फार्मर्स क्या करेंगे, आएंगे और दे विल सेल दी वाइल्ड हनी। ठीक है, हनी कलेक्शन सेंटर्स। तो यहाँ पर कुछ आइडियाज दे रहे हैं कि कैसे हम यू नो और ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि हम वहाँ पर एक छोटा सा इंडस्ट्री खोलें, कि प्रोसेस वेजिटेबल्स जो हैं या फिर पोटैटो, स्वीट पोटैटो, इन सब को हम बाहर मार्केट्स के अंदर सेल कर सकें, है ना। सो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड हो पाएगी इंडस्ट्रीज के अंदर, जो कि सेमी रूरल एरियाज में होंगे, है ना, एंड नॉट नेसेसरली इन द लार्ज अर्बन सेंटर। लार्ज अर्बन सेंटर में ये काम हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आता है कि बेसिकली स्टेट हाउ कैन यू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इन सेमी रूरल एरियाज। सो दिस इज द फॉलोइंग वे टू क्रिएट द एम्प्लॉयमेंट इन द सेमी रूरल एरिया। जो भी पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं, यू नीड टू राइट अप दैट। ठीक है, एक ये पॉइंट भी आप लिख सकते हो कि विलेजेस में क्या कर लें, हनी कलेक्शन सेंटर खोल सके, जहाँ से पीपल आएंगे और वाइल्ड हनी को सेल कर पाए। ठीक है, ओके। और ये भी कोल्ड स्टोरेज, स्टोरेज से भी क्या होगा, सरप्लस अमाउंट को वो सेल कर पाएंगे। मतलब कि ये पैराग्राफ आपका इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? ओके, तो ये देखो, यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्या है यहाँ पर कि व्हाट ग्रुप्स ऑफ पीपल डू यू थिंक आर अनएम्प्लॉयड और अंडर एम्प्लॉयमेंट इन योर एरिया। ये आप खुद सोचिए। ठीक है, अब क्या आपको पता है कि इंडिया में 60% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो 5 to 29 ईयर्स के बीच की है ना। आउट ऑफ दिस 51% पीपल जो होते हैं वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अटेंड कर पाते हैं। रेस्ट जो होते हैं वो क्या
में भी होम पे बैठे रहते हैं, या फिर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, इन सबको फेस करते हैं, है ना। और कोई क्या कर रहे होते हैं, चाइल्ड लेबर कर रहे होते हैं। अगर इफ दीज चाइल्ड वर टू अटेंड स्कूल, अगर ये चाइल्ड क्या करे, स्कूल अटेंड करे, तो ये वी विल रिक्वायर मोर बिल्डिंग्स, मोर टीचर्स, है ना, मोर स्टाफ। तो स्टडी कंडक्टेड बाय द ईस्ट अर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशन, जिसको हम नीति आयोग कहते हैं, तो वो उसने क्या बताया कि नियरली 20 लाख जॉब्स जो है ना, वो हम एजुकेशनल सेक्टर में ही बना सकते हैं, है ना। सिमिलरली अगर हम हेल्थ सिचुएशन देखें, उसको भी, इफ़ वी आर टू इम्प्रूव हेल्थ सिचुएशन, तो उसके लिए हमें ज़्यादा डॉक्टर्स चाहिए, ज़्यादा नर्सेज चाहिए, ज़्यादा हेल्थ वर्कर्स चाहिए, है ना, टू वर्क इन रूरल एरियाज। सो दीज आर सम ऑफ द वेज जिससे हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। and we will be able to address the important aspects of the development, जो कि हम चैप्टर 1 में बात करके आए हैं, ठीक है। एवरी स्टेट और रीजन हैज पोटेंशियल फॉर इंक्रीजेस द इनकम। अब जितने भी स्टेट होते हैं, रीजन होते हैं, वो अपना इनकम जो है जनरेट कर पाते हैं, एम्प्लॉयमेंट जो है अपनी कर पाते हैं। अब वो कुछ किसी में भी क्या हो सकते हैं, जैसे कि टूरिज्म हो गया, या फिर रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्री हो गया, है ना, न्यू सर्विसेज जैसे कि आईटी हो गया। इन सब में भी वो क्या कर सकते हैं, अपना इनकम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो इन सब चीज़ों में वो अपने आप को एंगेज कर लेते हैं, जैसे कि आईटी इंडस्ट्री, है ना। अब सम ऑफ दीज वर्क रिक्वायर प्रॉपर प्लानिंग एंड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब इनमें से कुछ वर्क ऐसे भी होते हैं जिसमें एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है, फुल सपोर्ट की ज़रूरत होती है गवर्नमेंट से, आई मीन टू से, है ना। फॉर एग्जांपल अगर हम प्लानिंग कमीशन से एक स्टडी की बात करें, तो वो क्या कहती है कि अगर टूरिज्म एक सेक्टर की तरह देखा जाए, अगर हम उसे एक सेक्टर की तरह देखें और उसको इम्प्रूव करें, तो एवरी ईयर उसमें से एक एडिशनल एम्प्लॉयमेंट निकल के आता है 35 लाख पीपल से भी ज़्यादा, ठीक है। इतना समझ में आया, चलो। वी मस्ट रियलाइज कि सम ऑफ द सजेशंस जो हमने ऊपर डिस्कस किए, फॉर द शॉर्ट टाइम नीड टू वी नीड सम क्विक मेजर्स। मतलब हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि जो सजेशंस हमने डिस्कस किए वो टेक अ लॉन्ग टाइम टू इम्प्लीमेंट। एक मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है इसे इम्प्लीमेंट करने में। ऐसा नहीं है कि ओवर नाइट ये सारी चीज़ें हमने इम्प्लीमेंट कर दी, नहीं, थोड़ा थोड़ा टाइम इसको लगता है। फॉर द शॉर्ट टर्म वी नीड सम क्विक मेजर्स। एक शॉर्ट टर्म के लिए हमें बहुत क्विक मेजर्स की ज़रूरत होती है, राइट। तो रिकग्नाइजिंग दिस, द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया मेड अ लॉ इम्प्लीमेंटिंग राइट टू वर्क। इसको रिकग्नाइज करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया जिसे हम कहते हैं राइट टू वर्क। अब ये क्या है, इन अबाउट 625 districts of India, it is called महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि हम पहले भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना। 9th क्लास में भी आई मीन हमने पढ़ा था मनरेगा, विच वाज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। इसके तहत क्या था कि बेसिकली all those who are able to and are in need of work, तो जी यहाँ से क्या कह रहे हैं कि जितने भी पीपल जो कि क्या है, वर्क करने के एबल हैं, है ना, और जो कि वर्क करना चाहते हैं रूरल एरियाज में, तो उनको हम 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है इस चीज़ को प्रोवाइड करने में, तो इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस टू पीपल, मतलब उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी दिया जाएगा। This type of work would result in the better future। इससे एक अच्छा फ्यूचर देखने को मिल सकता है, प्रोडक्शन अच्छी हो सकती है ना। अब व्हाट डू यू थिंक मनरेगा, व्हाई डू यू थिंक मनरेगा इज रेफर्ड टू एज राइट टू वर्क? क्योंकि यहाँ पर पीपल को राइट मतलब कि वर्क करने ही तो सिखाया जा रहा है, 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है ना। उसके बाद क्या होगा, व्हाट इमेजिन व्हाट यू आर, इमेजिन दैट यू आर विलेज हेड, आप विलेज हेड हो, ठीक है। इन दैट कैपेसिटी सजेस्ट some activities that you think should be taken up under this act, what would you would also increase the income of people?
तो इस यहाँ से आप अगर लेट सपोज कि आप विलेज के हेड हो, तो आपको कुछ ऐसे मेजर सेलेक्ट करने हैं, ऐसे मेजर सजेस्ट करने हैं जिससे क्या हो, पीपल इस एक्ट के तहत अच्छे से रह पाए और ज़्यादा इनकम जनरेट कर पाए। तो ये चीज़ जो है आपने खुद से सोचनी है। ठीक है। हाउ वुड इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, अगर फार्मर्स जो हैं इरिगेशन और मार्केटिंग फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की जाए। तो इरिगेशन प्रोवाइड की जाए तो अगेन इरिगेशन में कुछ पीपल एम्प्लॉयड हो सकते हैं, है ना। मार्केटिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए तो अगेन हमें टर्शरी सर्विस सेक्टर में कुछ पीपल चाहिए होंगे। तो इस तरह से हम ज़्यादा पीपल को भी एम्प्लॉय कर पाएंगे। इन व्हाट वेज एम्प्लॉयमेंट बी इंक्रीज इन अर्बन एरियाज, अर्बन एरियाज में हम एम्प्लॉयमेंट को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। अभी हमने देखा ना कि अर्बन एरियाज में हमारे पास कैजुअल लेबर्स होते हैं, है ना। तो उन सब को जो हमने डिस्कस किया वही आपको यहाँ पर लिखना है। तो वो सब हमने क्या पढ़ा था बेसिकली बच्चों, उन सब में हमने पढ़ा कि ये जो यू नो आप कह सकते हो कि हमने पढ़ा कि डिवीजन ऑफ लेबर, हमने उसमें पढ़ा कि डिवीजन ऑफ लेबर ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मतलब क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज में वो एंगेज्ड है, वेदर इट इज प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी। अब हम पढ़ेंगे द डिवीजन ऑफ सेक्टर एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज सेक्टर में और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। मैंने बताया था कि वर्किंग कंडीशन के बेसिस पे भी हम क्या करते हैं, लेबर्स को डिवाइड करते हैं। जैसे कि इस पेज पे अगर आओगे आप तो यहाँ पर, हाँ जी फर्स्ट पेज पे, यहाँ पर मैंने फ्लो चार्ट ड्रॉ किया था कि ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो कि हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन, जो कि अभी हम पढ़ेंगे। क्लियर। So next is what, on the basis of working condition. Okay, तो इसे ऐसे समझ सकते हैं बेसिकली कि क्या वर्किंग कंडीशंस हैं उनकी, है ना, क्या रूल्स रेगुलेशंस है जिस चीज़ में वो एम्प्लॉयड है। कांता की बात करते हैं सबसे पहले, है ना। कांता एक ऑफिस में वर्क करती है, वो अपने ऑफिस को अटेंड करती है 9:30 to 5:30। उसको सैलरी रेगुलरली पे की जाती है एवरी मंथ, है ना। और एडिशन टू सैलरी उसे जो है कुछ फंड्स भी दिए जाते हैं, है ना। कुछ मेडिकल सर्विसेज भी उसे प्रोवाइड की जाती हैं। और शी डज नॉट गो टू ऑफिस ऑन संडे, पेड हॉलीडे होती है उस दिन, है ना। व्हेन शी जॉइन द वर्क, उसके पास एक लेटर आया था जिसमें क्या थी कि आप आपके पास एक जॉब सिक्योरिटी है। अगर जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी दैट मीन्स कि आपकी जॉब कभी भी जा सकती है। अब नेक्स्ट सिचुएशन है कमल की। तो कमल जो है कांता का ही नेबर है, ठीक है। डेली वेज पे काम करता है और नियर बाय वो 7:30 जो है वर्क पे दुकान पे पहुंच जाता है और 8 o'clock PM इन द इवनिंग वो चला जाता है, ठीक है। कोई अलायंसेस नहीं है, छुट्टी, कोई भी पेड छुट्टी नहीं है। हर दिन का उसे वेज मिलता है, कोई सैलरी नहीं मिलती उसे, है ना। उसके पास कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। तो यहाँ पर हमने दो कंडीशंस पढ़ी, जहाँ पर एक के पास जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है दूसरे के पास नहीं है, जॉब सिक्योरिटी है दूसरे के पास नहीं है ना। उस तरह से एक पेड हॉलीडे है इसके पास नहीं है। तो इन सब चीज़ों को ही तो वर्किंग कंडीशन कहते हैं, और किसे कहते हैं बताइए। इन सब को ही तो वर्किंग कंडीशन कहते हैं, ठीक है। तो कांता जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही है, और ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है बच्चों, आपको एक प्रॉपर टर्म्स दी जाती है, रेगुलर हो आप, है ना। एंड पीपल हैव अश्योर्ड वर्क, एक प्रॉपर हम कह सकते हैं जॉब सिक्योरिटी होती है। उनको जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस का फॉलो करना पड़ता है ना। जैसे कि मिनिमम वेजेस एक्ट हो गया, फैक्ट्रीज एक्ट हो गई, इन सब को उनके जो ओनर है वो फॉलो करते हैं, है ना। तो इट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड क्योंकि यहाँ पर कुछ फॉर्मल प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स जो हैं फॉलो किए जाते हैं। कुछ पीपल जो होते हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी एम्प्लॉयड होते हैं, और सम ऑफ दिस पीपल मे नॉट बी एम्प्लॉयड बाय एनीवन बट मे वर्क ऑन देयर ओन, बट दे हैव टू they they too have to register themselves with the government, फॉलो दी रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब वर्कर्स जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में होते हैं उनके पास जॉब सिक्योरिटी होती है एम्प्लॉयमेंट की, और एक फिक्स नंबर ऑफ आवर्स उन्हें वर्क करना पड़ता है,
पेड ओवर टाइम होता है ना। और वाइस वर्सा होता है फॉर दी अन सॉरी अनऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, चलिए। तो नेक्स्ट पे क्या दे रखा है कि हाँ, दे गेट दी पेड लीव पेमेंट्स ड्यूरिंग हॉलीडेज, है ना। तो दे गेट मेडिकल फैसिलिटीज एज वेल। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, कोई भी मतलब कि लेस काम करेंगे तो लेस मनी मिलेगा, है ना। लेस काम है तो लेस ही मिलेगा, ऐसा कोई फिक्स सैलरी नहीं है उनकी। उनको वेजेस दिए जाते हैं सबसे पहले। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, अब आपको बताना है कि कौन से सेक्टर में है। टीचर आर टेकिंग क्लासेस इन अ स्कूल, दैट इज ऑर्गेनाइज सेक्टर। हेड लोड worker carrying a bag cement on his back in a market, unorganized. Farmer irrigating her land, uh, organized. Doctor in a hospital treating a patient, organized. Daily wage तो जहाँ पर भी है तो unorganized। ठीक है, नेक्स्ट है, हाँ जी, फैक्ट्री वर्कर गोइंग टू वर्क इन अ बिग फैक्ट्री। तो इसे हम बिग फैक्ट्री में वर्क कर रहा है, सो तो ऑर्गेनाइज्ड है। हैंडलूम वीवर वर्किंग इन हर हाउस, तो वो भी क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, है ना। अच्छा, इन हर हाउस इटसेल्फ, दैट मीन्स कि ये आपका ऑर्गेनाइज में भी हो सकता है और अनऑर्गेनाइज में भी हो सकता है। क्या दे रखे, टॉक टू समवन हु हैज़ अ रेगुलर जॉब इन द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ये आपकी एक्टिविटी है, ये आप कर सकते हो। हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर? कि आपके पास मतलब कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो भी हमने पढ़ी थी ना, एक प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज होती है, ये सब आपको इसमें लिखने हैं। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पर अगेन डेटा प्रोवाइडेड है जो कि आप देख के बता सकते हो इजली। नेक्स्ट है, अब जो वर्कर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है कहीं ना कहीं। ऑब्वियस सी बात है, उनको भी हमें क्या है, प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, राइट। तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो पीपल होते हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे होते हैं, है ना। बट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन ऑर्गेनाइज सेक्टर हैव बीन एक्सपेंडिंग वेरी स्लोली। ऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, इसी वजह से तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाते हैं। It is also common to find many organized sector enterprises in an unorganized sector। मतलब वो क्या करते हैं, वो कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करते हैं जिससे टैक्सेस और वो जो है लॉज को क्या करते हैं, डिफ्यूज करते हैं और लेबर्स को प्रोटेक्शन नहीं देते हैं, है ना। तो ऐसा रिजल्ट जो है, लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स जो हैं उनको फोर्स किया जाता है कि आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करो, जहाँ पर बहुत कम सैलरी होती है एंड दे आर ऑफ्टन एक्सप्लॉइटेड, और उनको वेजेस दिए जाते हैं। ठीक है, देयर अर्निंग्स जो मतलब उनकी जो अर्निंग्स होती हैं वो रेगुलर नहीं होती, है ना, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है बच्चों। तो इन सब चीज़ों का उन्हें सामना फेस करना पड़ता है। ठीक है, क्या दे रखा है, 1990s से अगर हम देखें तो इट इज़ कॉमन टू सी लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है अपना वर्क लूज कर रहे हैं। जैसे कि पैंडेमिक में ही अगर हम देखें तो उस टाइम पे भी काफ़ी लोगों ने अपना वर्क लूज किया, है ना। सो दिस वर्कर्स आर फोर्स टू टेक अप जॉब्स इन एन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जहाँ पर कम अर्निंग्स होती हैं, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है ना। और हेंस they need some more work, they also need protection, उनको एक प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है ना। सो बेसिकली ये जो वर्नरेबल ग्रुप होती हैं, ये कौन से होते हैं जिनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है? तो रूरल एरियाज़ में अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो होते हैं जहाँ पर लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स होते हैं, मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, है ना, वीवर्स होते हैं, ब्लैकस्मिथ्स होते हैं, कारपेंटर्स होते हैं। नियर बाय जो 80% ऑफ रूरल हाउस होल्ड होते हैं इंडिया में, वो कैसे होती है, इंडिया आर मार्जिनल और स्मॉल फैमिली होती है। ठीक है, अब ये जो फार्मर्स होते हैं दे नीड टू बी सपोर्टेड दो थ्रू द एडिकेट फैसिलिटी, हम इनको प्रोवाइड करें, डिलीवरी ऑफ सीड्स करें, एग्रीकल्चर इनपुट्स, क्रेडिट स्टोरेज। तो इन सब चीज़ों की वजह से ये जो है हम इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है ना, हाउ टू प्रोटेक्ट दीज फार्मर्स, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो these farmers need to be protected through the adequate facility, है ना। चलिए, अर्बन एरियाज में बात करें तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं इसमें मेनली
कौन से वर्कर्स आते हैं? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वर्कर, कैजुअल वर्कर्स, और जो कि कैजुअल वर्कर्स कौन से, जो कि कंस्ट्रक्शन में होते हैं, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट में होते हैं, है ना। दोज हु वर्क एज अ स्ट्रीट वेंडर्स, हेड लोड वर्कर्स, गारमेंट मार्कर्स, रैक पिकर्स, ये सब भी कैसे होते हैं? अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं। तो इन सब चीज़ों से जो है इनको हेल्प मिल पाएगी, इनको प्रोटेक्शन मिल पाएगी, ठीक है। एडिकेट फैसिलिटी, है ना, एग्रीकल्चर इनपुट्स, क्रेडिट, स्टोरेज फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। अर्बन एरियाज में इनको हम कैसे प्रोटेक्शन कर सकते हैं? अब पहले हम जान लेते हैं कि ये वर्कर्स कौन कौन से होते हैं अर्बन एरियाज में। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कैजुअल वर्कर्स कंस्ट्रक्शन में, है ना, जो कि ट्रांसपोर्ट वगैरह में होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स यानी कि जो ठेला लेके सब्जियां बेचते हैं, दीज वगैरह, ठीक है। रैक पिकर्स यानी कि जो कूड़ा कबाड़ा चुनते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है उनको अगर हम गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करें, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करें, वर्किंग आउटपुट, मार्केटिंग आउटपुट प्रोवाइड करें, तो ये सब जो है क्या करेंगे, मतलब इनको हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे। अब वी ऑल्सो नीड टू फाइंड कि जो मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स होते हैं वो कहाँ से होते हैं? SC ST या फिर OBC, है ना। वी फाइंड देमसेल्व इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, क्योंकि ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड होते हैं बच्चों, क्लियर है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड होते हैं। बिसाइड्स गेटिंग इरेगुलर जॉब, इरेगुलर जॉब मिलता ही है, लो पेड वर्क होते ही हैं। इन वर्कर्स को कुछ सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी करना पड़ता है, मतलब फेस करना पड़ता है ना। तो प्रोटेक्शन और सपोर्ट भी इन्हें देना चाहिए हमें, है ना, नेसेसरी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर लेट्स रिकॉल है जिसमें आपको पूरा अज्ञान क्लासिफाइंग दे रखा है, तो आप इसको, हाँ जी। अब यहाँ पर ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि हमने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एक्टिविटी में क्या देखा कि नेचर ऑफ एक्टिविटी हम देख रहे हैं। इम्पोर्टेंट कंक्लूजन हमने, मतलब कि जो भी इनमें हमने देखा कि किस में GDP इंक्रीज हुआ है, किस में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है, इन सब चीज़ों को हमने देखा, है ना। और ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज में हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं? क्राइटेरिया कि कैसी वर्किंग कंडीशंस है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट इज सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, लास्ट टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे कि हमने ओनरशिप के हिसाब से कैसे सेक्टर्स को डिवाइड कर रखा है। जैसे हमने पढ़ा था ना कि इकोनॉमिक एक्टिविटी पे ऐसे हैं और वर्किंग कंडीशंस पे ये हैं, तो अब ओनरशिप पे कौन कौन से हैं? पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स, ठीक है। एक बार उस चार्ट को रिवाइज करते हैं, जो चार्ट हमने पढ़े था ना, तो सेक्टर, सबसे पहले कौन सा होगा? ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of working condition, on the basis of ownership, डन। तो ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमने कौन कौन सी देखी? हाँ, तीन टाइप्स देखी, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी। फिर तीनों का कंपैरिजन देखा। ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन में हमने क्या देखा कि दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज, दोनों में क्या डिफरेंस है ना, और कैसे हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मतलब सॉरी, अभी हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। इसमें आपके टू टाइप्स आएंगे, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। कौन से हैं टू टाइप्स? पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, क्लियर। तो अनदर वे जिससे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को क्लासीफाई कर सकते हैं वो क्या है? पीपल जो कि एसेट्स को ओन करते हैं, जो कि सर्विसेज की डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। पब्लिक सेक्टर में देखें
तो गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा जो है एसेट्स प्रोवाइड करती है ना, और सर्विसेज प्रोवाइड करती है एक्चुअली, ठीक है। अगर प्राइवेट सेक्टर में देखें तो ओनरशिप ऑफ एसेट्स, डिलीवरी ऑफ सर्विसेज कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल में होती है, मतलब कि इंडिविजुअल्स के हाथ में होती है। रेलवेज की बात करें, पोस्ट ऑफिस की बात करें, तो ये सब पब्लिक सेक्टर है जो कि गवर्नमेंट के तरफ से प्रोवाइडेड की जाती है, जहाँ पर लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स करते हैं, ठीक है। वेयर एज अगर टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड हो गया, तो ये सब टिस्को, RIL है, तो ये सब क्या होते हैं, बेसिकली प्राइवेटली ओन होते हैं। इन्हें कोई पर्सन ओन कर रहा होता है ना। एक्टिविटीज इन द प्राइवेट सेक्टर आर गाइडेड बाय द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। अब प्राइवेट सेक्टर का मोटिव क्या होता है कि हम प्रॉफिट अर्न करें, और पब्लिक सेक्टर का क्या होता है मोटिव, कि हम लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करें, है ना। एंड टू गेट सच सर्विसेज वी हैव टू पे मनी टू दीज इंडिविजुअल एंड कंपनीज। कुछ टैक्सेस हमें पे करनी पड़ती है ना। अब पब्लिक सेक्टर का जो, अगर हम बात करें पर्पस, तो नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट, गवर्नमेंट रेज मनी थ्रू दी टैक्सेस, है ना। हम टैक्सेस भरते हैं और कुछ अदर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मॉडर्न डे गवर्नमेंट की बात करें तो वी स्पेंड होल डे ऑन रेंज ऑफ एक्टिविटीज। व्हाट आर दीज एक्टिविटीज, ये एक्टिविटीज कौन सी होती हैं। वाई डू गवर्नमेंट स्पेंड ऑन सच एक्टिविटीज, गवर्नमेंट इन एक्टिविटीज पे क्यों स्पेंड करती है। तो बेसिकली बहुत सारी चीज़ें एक सोसाइटी के लिए जो है एज अ होल नीडेड होती है, बट विच बट विच द प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड एट अ रीजनेबल कोड। मतलब कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि सोसाइटी को नीडेड होती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर ऐसी चीज़ें क्यों प्रोवाइड करेगी, क्योंकि वो तो प्रॉफिट मोटिव के हिसाब से रहती है ना। तो रीजनेबल कॉस्ट पे, मतलब कि जो पीपल जो अफोर्ड नहीं कर पाते इन कॉस्ट पे, उनके लिए कौन होता है बच्चों, गवर्नमेंट होती है। और गवर्नमेंट ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है जिसे हम पब्लिक फैसिलिटीज़ भी कहते हैं। क्लियर हो गया है, चलो। So also collecting the money from thousands of people who get use these facilities is not easy. Even अगर हम ये सब चीज़ों को प्रोवाइड करें, तो they would charge a high rate for their use. प्राइवेट सेक्टर अगर इन सब फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कर रही है, जैसे कि आप कल स्कूल ले लो या फिर हॉस्पिटल ले लो, तो ये सब क्या करती है, वो हाई रेट ऑफ क्या लेती है, इनकम, या फिर आप कह सकते हो मनी चार्ज करती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट स्कूल की देखें तो वो फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करती है अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, है ना। तो एग्जांपल्स आर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, रेलवेज। तो करती तो प्राइवेट भी है, लेकिन इसका चार्ज वो क्या लेती है, सबसे ज़्यादा लेती है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट, ठीक है। तो दस गवर्नमेंट जो है इन सब चीज़ों को इंश्योर करती है और इन सब फैसिलिटीज़ को सबको प्रोवाइड करती है। देर आर सम एक्टिविटीज़ जो कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करनी पड़ चाहिए एक्चुअली, है ना। सो द प्राइवेट सेक्टर में नॉट कंटिन्यू देयर प्रोडक्शन और बिजनेस अनलेस गवर्नमेंट एनकरेजेस इट, है ना। तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपना बिजनेस या फिर प्रोडक्शन तब तक कंटिन्यू नहीं करेगी जब तक गवर्नमेंट उनको इनकरेज ना करे, है ना। फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रिसिटी एट अ कॉस्ट ऑफ जनरेशन उन्हें बेचनी है, तो मे पुश अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन मैनी इंडस्ट्रीज। तो इससे मतलब बेसिकली कहने का क्या मतलब है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो गवर्नमेंट की तरह नहीं है। दैट मीन्स कि प्राइवेट सेक्टर कुछ भी करने के लिए बहुत हाई रेट ऑफ इनकम या फिर हाई रेट ऑफ मनी चार्ज करती है। मैनी यूनिट्स जैसे कि स्मॉल स्केल यूनिट्स हो गई, तो उन्हें शट डाउन करना पड़ता है। इसी वजह से गवर्नमेंट हेयर स्टेप्स बाय इन प्रोड्यूसिंग एंड सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी एट रेट्स विच आर दीज इंडस्ट्रीज कैन अफोर्ड। अब जो गवर्नमेंट है वो ऐसे रेट्स पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है जो कि अफोर्डेबल हो। गवर्नमेंट जो है एक छोटा सा हिस्सा उस कॉस्ट का लेती है। लेट्स सपोज कि अगर प्राइवेट सेक्टर कुछ मनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है, तो वो 22,000 पे कर रही है, लेट्स से, है ना। वो तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इसका बहुत कम, यानी कि लेट्स से कि दे विल ओनली चार्ज 5,000 और 10,000, ठीक है, स्मॉल पार्ट ऑफ इट, है ना। और वो भी किस थे, टैक्सेस की वजह से, ठीक है। सिमिलरली गवर्नमेंट इन इंडिया जो है वो वीट और राइस फार्मर्स, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो वीट वीट एंड राइस जो है फार्मर से खरीदती है एट अ फेयर प्राइस। अब ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती खरीद लेती है, नो। जो भी सरप्लस होता है वो खरीदती है, और फिर जो भी गोडाउंस होते हैं वहाँ पर उसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं,
है ना, राशन शॉप्स के द्वारा जो है इसको सेल करते हैं। हमने इसको पहले भी फूड सिक्योरिटी क्लास 9th में पढ़ा था। एम आई करेक्ट? ओके। सो गवर्नमेंट हैज़ टू बियर सम ऑफ द कॉस्ट। इन दिस वे गवर्नमेंट जो है फार्मर्स को भी सपोर्ट करती है, कंज्यूमर्स को भी सपोर्ट करती है। So there are large number of activities which are the primary responsibility of the government। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो गवर्नमेंट को इनके ऊपर स्पेंड करना पड़ता है, जैसे कि हेल्थ केयर या फिर एजुकेशन फैसिलिटीज़, है ना। हमने कुछ इसके एग्जाम्पल्स जो हैं हमने पहले भी डिस्कस किए हुए हैं, है ना, फर्स्ट चैप्टर में। अगर प्रॉपर स्कूल, रनिंग अ प्रॉपर स्कूल, प्रोवाइडिंग इक्वल एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन एक गवर्नमेंट की ड्यूटी है, और इनको हम कहते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़ बच्चे, ठीक है। इंडिया साइज ऑफ इलिटरेट पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। अगर लिटरेसी रेट की बात करें इंडिया में तो वो सबसे कम है, ठीक है। सिमिलरली हमें पता है कि हाफ ऑफ इंडिया चिल्ड्रन जो होते हैं वो माल न्यूट्रिशन फेस करते हैं, है ना, और सम ऑफ देम, क्वार्टर ऑफ देम आर क्रिटिकली इल। तो हमने इन के बारे में इन्फेंट मोटेलिटी रेट्स में पढ़े हैं, है ना। तो जैसे उड़ीसा की बात करें तो वो कितना है, 40 है। मध्य प्रदेश की बात करें तो IMR यानी कि इन्फेंट मोटेलिटी रेट वो कितना है, 48 है, जो कि सबसे विच इज़ सबसे ज़्यादा इन दी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। चलिए, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों पर अटेंशन पे करना चाहिए, है ना, टू एस्पेक्ट्स ऑफ इन ह्यूमन डेवलपमेंट। इससे ऑब्वियसली हमारे हमारे तो डेवलपमेंट होगा अगर गवर्नमेंट इन सब चीज़ों पे फोकस करे, जैसे कि सेफ वाटर ड्रिंकिंग प्रोवाइड करे, और हाउसिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे पुअर को, फूड प्रोवाइड करे पुअर को, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे, है ना। सो इट इज़ कॉल्ड द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है, and to take care of the poorest and most ignored regions of the country through the increased spending in such areas। तो ऐसे एरियाज़ जहाँ पर माइनॉरिटी होते हैं उस एरियाज़ में गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करना चाहिए। यहाँ पर समरी दे रखी है जिसको आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप से आपको समझ में आ गया। एनी डाउट, कोई सा भी पेज, लेट मी नो इट इन द कमेंट सेक्शन, जिसको आई हैव टू एक्सप्लेन इन अ बेटर मैनर एंड ओके, ठीक है। जो भी डाउट है प्लीज़ डू आस्क, प्लीज़ डू आस्क। अगर आपको इस वे में समझ नहीं आया, आई यूज़ सम अदर मेथड्स जिससे आपको चैप्टर इजी मेथड में समझ में आ जाए, ठीक है। एक बार इसकी समरी पढ़ लेते हैं तो आई होप सो कि उससे थोड़ा सा क्लैरिटी चैप्टर में आ जाएगा। NCERT एक्सरसाइज वो हम NCERT उस प्लेलिस्ट में डाल देंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम कैसे ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, है ना। जैसे कि वो किससे रिलेटेड हो सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी से भी रिलेटेड होता है ना। अब बेसिकली हमने क्या देखा कि जो टर्शरी सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा GDP में क्या करती है, अपना योगदान देती है ना। हमने देखा कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हम कैसे यू नो इंक्रीज़ कर सकते हैं। और अनदर क्लासिफिकेशन इसका क्या है, ऑर्गेनाइज या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, कैसे हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वी ऑल्सो लुकड एट द डिफरेंस, क्या डिफरेंस है प्राइवेट और पब्लिक फैसिलिटीज़ में, है ना। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि पब्लिक फैसिलिटीज़ सर्टेन एरियाज में होनी चाहिए, ठीक है। सो इज दिस चैप्टर क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशंस। ऑल द बेस्ट।